क्या आपको पता है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे आज बुरी चीजों के एडिक्ट हो चुके हैं। अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये आम हो चुका है। यहां तक कि हमारे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे आज ड्रग्स भी ले रहे हैं। आखिर इन चीजों के पीछे का रीजन क्या है, क्यों वो एडिक्ट हो रहे हैं? आपको पता है रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन पूरे वर्ल्ड वाइड में 3 मिलियन लोग अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से मरते हैं, यानी कि 30 लाख लोग अल्कोहल की वजह से मरते हैं। और मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तकरीबन 2.6 लाख यानी कि लगभग समझ लीजिए 2.5 लाख लोग इंडियन जो है वो अल्कोहल लेके मरते हैं। उसमें हमारे मासूम बच्चे 5,000 हैं। हर साल 5,000 प्यारे मासूम बच्चे अल्कोहल की वजह से उनका डेथ होता है। और मैं ये बात कर रहा हूं अंडर 21, 21 साल से कम एज के बच्चे और 10-11 साल से ऊपर के बच्चे, यानी कि 11 ईयर्स 12 ईयर्स के ओल्ड में, यानी कि अभी उनका टीनेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 13, 14, 15 भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। सिगरेट पीना एक कॉमन बात हो चुकी है। हाई प्रोफेशनल को दिखाने के लिए वो सिगरेट पीते हैं। ये सारी चीजें हमारे समाज में आम हो रहा है। हमारा समाज किस तरह खराब हो रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं, हमारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड आंकड़ा बात करूं तो वर्ल्ड वाइड 8 लाख लोग, 8 लाख पीपल हर साल सुसाइड कमिट करते हैं, जिसमें से हमारा इंडिया 1,39,000 लोग हर साल सुसाइड कमिट करते हैं इंडिया में। जिसमें आपको बता दूं 93,000 हमारे प्यारे मासूम बच्चे हैं। 93,000 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 93,000 जो है वो बच्चे हैं जो 21 साल से उम्र के, कम उम्र के हैं। टीन एजेस में स्ट्रेस की वजह से, अलग अलग तरह की स्ट्रेस की वजह से, फैमिली का दबाव या कंपटीशन का स्ट्रेस, किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बेटा, 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से, 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 418 लोग डेली सुसाइड कमिट किए, जिसमें से 31 चिल्ड्रेन, 31 बच्चे थे। तो ये है हमारे सुसाइड का आंकड़ा। सिर्फ यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आज साइबर क्राइम में घुस चुके, मुब्तला हो चुके हैं। छोटी उम्र में ही पैसे कमाने के चक्कर में वो स्केप गोट बने हुए हैं, यानी कि हैकिंग करना, लोगों का साइबर क्राइम तरीके से लोगों को हैक करना। इसके अलावा अलग अलग हथकंडे अपनाना। जो बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं वो बच्चे को उसका हथियार बनाते हैं और हमारे प्यारे बच्चे उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और जो आज सुन रहे हो आप इस तरह के न्यूज क्राइम का, वो क्राइम में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे कंट्री में देखिए रेप केसेस बढ़ चुके हैं। आखिर क्यों? लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि टेक्नोलॉजी ने आसमान को छू लिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी को आसमान को छूने के बावजूद बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे आज हमारे प्यारे मासूम बच्चे जिनकी एज सिर्फ टीनेजर्स हैं, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये एज में इनअप्रोप्रिएट वीडियो देख रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। माँ बाप की मजबूरी है कोरोना की वजह से। आप जानते हैं कोरोना में कितने लोग परेशान थे, पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया कोरोना ने। मजबूरी में लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा, मोबाइल लैपटॉप लेना पड़ा। और अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन जरूरी है बच्चों के लिए। जैसे देखो बेटा, मैं ही पढ़ा रहा हूं तो ऑनलाइन ही आप इसको देख पाएंगे। तो हम मजबूर हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स मजबूर हैं आपको मोबाइल देने के लिए, लेकिन इसकी वजह से बच्चे इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इनअप्रोप्रिएट वीडियो देख रहे हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। जो लोग एडवर्टाइज, जो ऐड दिखाते हैं, उसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं और वहां पर इनअप्रोप्रिएट वीडियो, पॉर्न वीडियोज, इस तरह के नंगापन, ब्लू फिल्म, ये सब आम हो चुका है। आपको मैं अगर आंकड़ा बताऊं तो 89% इंडियन पॉर्न मूवी देखते हैं। इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे है, 3रे रैंक पे है। सबसे ज्यादा अगर पॉर्न मूवी कोई देखता है तो इंडिया 3rd नंबर पे है। अफ्रीका नंबर 1 पे है। और यही वजह है कि बच्चे जब वो गंदी चीजें देखेंगे तो उस तरह का बिहेव करेंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं ना। और उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में आज रेप केसेस आम हो चुके हैं। इस तरह का रेप जो क्राइम है ये आम हो चुका है। कौन भुला सकता है कितने क्राइम हुए, कितना रेप हुआ है, निर्भया रेप, अलग अलग तरह के रेप हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं बता दूं इंडिया में 77 रेप्स ऑन एन एवरेज डेली होते हैं। 77 रेप, सोचो।
मतलब दिल दहल जाने वाली बात है, रोना छूट जाता है कि क्या हो रहा है हमारा सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी खराब हो रही है और हमारे प्यारे मासूम बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे सोशल हेल्थ में कुछ ना कुछ वीकनेस है जो ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है जहां सबसे ज्यादा रेप होता है, लेकिन इंडिया भी हमारा पीछे नहीं है, टॉप लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो चुका है। आज हमारा मध्य प्रदेश इंडिया में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो आम हो रही है, बच्चे इन सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। हमको सोशल हेल्थ को ठीक करना होगा, वरना इस तरह की कितनी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल हेल्थ। उम्मीद करता हूं आपको इन सब सारे एग्जाम्पल से यह समझ में आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं सोशल हेल्थ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि सोशल हेल्थ एक्चुअली है क्या। फिर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 9 है सोशल हेल्थ। उससे पहले बता दूं, यह लेक्चर सिर्फ 10 के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 8th, 9th, 11th, 12th और नीट तक के बच्चों के लिए है। इवन ये उनके पेरेंट्स के लिए भी है। इवन ये सोसाइटी में रहने वाले हर उस नागरिक के लिए, हर एक इंसान के लिए जो इस सोसाइटी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। क्योंकि यहां पे इस लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हम यहां पे सीखने वाले हैं हमको कैसे अवेयर रहना है, हमको जागरूक कैसे रहना है, हमको सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, किन लोगों से कैसे बात करना है, कहां पे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, अपने बच्चों पे कैसे ध्यान रखना है और बच्चे किस तरह का आपस में बिहेव कर रहे हैं। इवन बच्चों, आपके लिए आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या चीजें आपको देखनी है, क्या चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, वरना हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, वक्त को बिना जाया किए हुए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सोशल हेल्थ। आपको दिख ही रहा होगा, सोशल एक ग्रीक वर्ड से आया है सोशियस, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। तो सोशल हेल्थ क्या है? सोशल हेल्थ किसी भी इंसान की वो एबिलिटी है कि वो किसी भी पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करता है, कैसे एस्टेब्लिश करता है, कैसे बिल्ड करता है। वही मैंने लिखा है, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पीपल। यानी कि मैं इस समाज में, इस सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे अपना रिलेशन बनाता हूं, अपने रिलेशन को किस तरह बिल्ड करता हूं, उनसे बात कैसे करता हूं। अगर बड़े हैं तो बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे हैं तो छोटे से कैसे बात करना है, बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से शफकत करना है, मतलब उनसे प्यार से बातें करनी है। स्कूल में अगर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो पूरा हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्या बे किधर है कि नहीं। तो ये सारा बिहेवियर मेंटली होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ। तो व्हाट इज सोशल हेल्थ? सोशल हेल्थ का मतलब क्या कि एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द पीपल इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी वो एबिलिटी क्या है, वही है सोशल हेल्थ। अगर आप बड़ों से तमीज से बात नहीं कर रहे हैं तो आपका सोशल हेल्थ खराब है। ये सब मेंटली पता जो होना चाहिए कि हाँ, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे पेश आना है, किस तरह समाज में किन किन सिचुएशन में को कैसे डील करना है, यही तो सिखाता है हमको सोशल हेल्थ। अब बात आई है सोशल हेल्थ की, तो मैं हेल्थ के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ। अगर हेल्थ की बात की जाए तो लोगों को यही लगता है कि भाई बीमारी नहीं है किसी तरह की, आदमी एकदम फिजिकल एकदम फिट है मतलब बीमार नहीं है, मतलब हेल्थ मतलब बीमार नहीं है मतलब हेल्दी है, मतलब उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये चीज हेल्थ नहीं होती है। यहां पे मैंने लिखा भी है हेल्थ की डेफिनेशन कि इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिट। यानी कि हमको फिजिकली भी फिट रहना है कि बीमारी वगैरह नहीं, इसके अलावा मेंटली भी फिट रहना है। मेंटली फिट का मतलब क्या? अब मान लो मैं पूरी तरह से फिट हूं, एकदम फिट हूं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं स्ट्रेस ले रहा हूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूं, तो ये भी हमारा हेल्थ खराब हो चुका है। यानी कि स्ट्रेस लेना भी हेल्थ में नहीं आता है। इसके अलावा मेंटली से रिलेटेड और भी चीज़ें, मान लो लोग एकदम हेल्दी है लेकिन पागल है, या अच्छे से वो उसका ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता है, वो बराबर काम ही नहीं करता है, मतलब मेंटली वो प्रॉब्लम है, मेंटली वो ठीक नहीं, नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल है, तो वो भी बीमारी कहलाती है। तो सिर्फ फिजिकली फिट होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेंटली भी फिट होना चाहिए। और इसके अलावा WHO बोलता है सोशली भी फिट होना चाहिए, सोशल वेल बीइंग,
मतलब सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों से बातचीत कैसे करता है, वो अपनी उसकी एबिलिटी क्या है लोगों के साथ जो रिलेशनशिप वो बिल्ड कर रहा है, उसकी क्या एबिलिटी है, किस तरह से वो बिल्ड कर रहा है। तो ये भी आता है सोशल हेल्थ में, याद रखिएगा। तो हेल्थ के डेफिनेशन सिर्फ फिजिकली फिट से नहीं काम चलेगा, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तब जाके वो पूरी तरह वो हेल्दी होगा। अगर आप समाज में रह रहे हैं और अगर आप अलग अलग सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोशल नहीं हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दूं बेटा, आप अपने क्लास में ही दिखेंगे या अपने आस पड़ोस में 3 तरह के लोग आपको दिखेंगे। एक ऐसा ग्रुप जो पूरा सब दुनिया भूल भाल के, जैसे क्लास में भी क्लास को पूरा भूल जाते हैं, किधर सर किधर कौन, एकदम मगन रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, भाई पूरी कहानी चलती है। भाई आज तूने पबजी खेला कि नहीं, हाँ भाई मैंने आज पबजी खेला, आज किधर गया था भाई घूमने को, इधर गया था भाई, पूरा चल रहा है एकदम मस्त, एकदम एंजॉय कर रहे हैं वो। और दूसरे कुछ ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो ओकेजनली हैं, मतलब कुछ हैं जो थोड़ा सा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, या पूरी तरह एकदम फ्री नहीं है, एकदम थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं बस। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, बस अपना बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वेरी सिंसियर। तो बेटा उन सिंसियर्स को हम लोग सोशल नहीं बोलेंगे, दे आर नॉट वेरी सोशल। सोशल कौन है? जो एकदम फुल एंजॉय कर रहा है एकदम, वो उसको बोलते हैं सोशल। तो सोशल होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, अलग अलग माहौल में उस माहौल की तरह ढल जाना। आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप लोगों से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेंड्स आपके होने चाहिए। ये सब बनाता है सोशल हेल्थ को मजबूत। इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल हेल्थ। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि बच्चे हमारे बुरी चीज़ों में एडिक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, इवन साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या है और इन सब चीज को रोकेंगे कैसे, यही सारी चीजें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक सोशल हेल्थ एंड फैक्टर्स। सोशल हेल्थ क्या है जो कि मैंने भी बता दिया, उसके फैक्टर्स क्या है, मतलब किन किन वजह क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से सोशल हेल्थ हमारा खराब हो जाता है, सोशल हेल्थ हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्या रीजन है और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो 2 पार्ट है क्या, एक सोशल हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ और फैक्टर डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ, और दूसरा सोशल हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ को मैनेज कैसे करें, वो जो प्रॉब्लम हुई उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन प्रॉब्लम का रीजन बताता हूं एक एक करके। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ डिस्टर्ब हो जा रहा है, हमारे मासूम बच्चे, प्यारे बच्चे गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है पहला, मेंटल स्ट्रेस। मेंटली दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। अब ये स्ट्रेस वो ले क्यों रहे हैं? आप देखिए ना यार, हर चीज में कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन, कितना ज्यादा कंपटीशन है एजुकेशन में। अगर मैं नीट की बात करूं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके देने के बाद लोगों का सिलेक्शन एमबीबीएस में होता है। एमबीबीएस के एडमिशन के लिए, एमबीबीएस के सीट के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और उसमें इतने ज्यादा लोग हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा मार्क्स लाओगे तब जाके आपका नंबर मिलेगा, तब जाके आप सिलेक्टेड होगे। तकरीबन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो तकरीबन 4,500 ही सीटें, और महाराष्ट्र में लगभग 2,28,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और सिर्फ 4,000 सीटें। कितने बच्चे देखो ना मायूस हो जाते हैं और स्ट्रेस में आके कोई सुसाइड कमिट कर लेता है। बहुत सारे बच्चे एक बार ट्राई करते नहीं निकलता है, 2 बार ट्राई करते नहीं निकलता है, 2-3 बार ट्राई करते नहीं निकल जाते, हिम्मत हार जाते हैं और बोलते हैं फिर अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और वो स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि आखिरकार वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो हमारे एजुकेशन में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि एम्प्लॉयमेंट, आज जॉब नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ एक्शन लेती है? इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग पढ़िए लिखिए और आप में से भी कोई पॉलिटिक्स में जाइए। अगर पॉलिटिक्स में ज़्यादा एडुकेटेड लोग होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, तो हो सकता है हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाए अच्छे से। अभी हमारा इंडिया अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलप हो रहा है, लेकिन आज अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों।
तो एजुकेशन में भी कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं, जो वो बाद में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इवन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिलता है। 100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और सीट सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 वैकेंसी और 100 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बाकी 95 लोग वापस आते हैं। उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। प्यारे बच्चे ने कंप्लीट किया इंजीनियरिंग, कंप्लीट किया अपना MBBS या कंप्लीट किया कोई भी कोर्स, अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करने का, जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनमें से 95 लोग वापस आ जाते हैं, सिर्फ 5 लोगों को जॉब मिलता है। इसके अलावा बिजनेस में भी कंपटीशन है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी भी है बहुत अच्छी है और चीप है ना। हमें लोगों को क्या चाहिए भाई? चीप एंड बेस्ट, सस्ता माल चाहिए और अच्छा भी चाहिए, चीप एंड बेस्ट। तो जहाँ चीप एंड बेस्ट मिलेगा वहाँ जाएगा। इसके चक्कर में मार्केट में भी कंपटीशन है, लोग कम बेनिफिट में काम कर रहे हैं। कितने लोग अपने कस्टमर को ना तोड़े, उनका कस्टमर टूटे, उनका बिजनेस खराब ना हो, कभी कभी लॉस भी कर ले रहे हैं कंपटीशन के चक्कर में। हर जगह कंपटीशन का दौर है, सब लोग भागम भाग में लगे हुए हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है और उसकी वजह से आज इंडिया का जो रैंकिंग है सोसाइटी में वो टॉप पे है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मैं बात करूं हमारे बच्चों में, तो कुछ बच्चे लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं। क्यों? न्यूक्लियर फैमिली की वजह से। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये नहीं कि कुछ एटॉमिक बात हो रही है, कुछ रेडियो एक्टिव बात हो रही है, कुछ ब्लास्ट का बात हो रहा है ना, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसकी बात नहीं हो रही है भाई। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये जिसमें सिर्फ उसके माँ बाप रहते हैं और वो बच्चा रहता है, मतलब कोई भी उनके कजन्स वगैरह नहीं है, अंकल नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ यार, ज्वाइंट फैमिली का बहुत बड़ा बेनिफिट है। कम से कम लोग मिलजुल के रहते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, है कि ना, आपस में। लेकिन कम से कम वो अकेलापन तो फील नहीं करते हैं, मेंटली स्ट्रेस तो नहीं हो जाते हैं। क्योंकि जिनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि सिर्फ माँ बाप है, और वो दोनों माँ बाप कहाँ चले गए? जॉब पे चले गए। माँ अपने काम पे चले गई, बाप अपने काम पे चले गया। बच्चा अकेला घर में अकेलापन फील कर रहा है, स्कूल से आने के बाद बैठा है, ना किसी से बात कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो लास्ट में क्या करेगा वो? या तो टीवी देखेगा या तो मोबाइल यूज़ करेगा। मोबाइल में तरह तरह के एडवर्टाइज आएंगे, तो उस एडवर्टाइज के जरिए वो गलत चीज़ों में मुब्तला हो जाएगा और इनअप्रोप्रिएट वीडियो का शिकार हो जाएगा। ये मेंटल स्ट्रेस, इसकी ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चियों में, लड़कियों में, तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जहां पे लड़कियों को कोई आज़ादी नहीं और लड़कों को पूरा फ्रीडम। लड़का जो चाहे करे, खेले कूदे, किसी को मारे, किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले बाहर जाके, जायज़ है। लेकिन लड़कियां बेचारी घर के बाहर नहीं कदम रख सकती हैं, उनको हक नहीं है। इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से लड़कियां को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और बाद में वो क्या करती हैं? सुसाइड कमिट कर लेती हैं। और अगर मैं बात करूं तो कुछ फैमिलीज में लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें कंपल्शन है, लेकिन लड़कों को छूट दी जाती है। लड़कियों को बर्तन मांजना है, लड़कियों को झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने हैं, सारा काम करना कंपलसरी है। ये चीज़ लड़कों के लिए क्यों नहीं कंपलसरी है? क्यों लड़कों को छूट दिया जाता है? नहीं भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है, लड़की का काम है। कहीं पे लिखा हुआ है क्या लड़की का काम है? मतलब लड़के जाके बाहर प्लेग्राउंड में खेलें, एंजॉय करें, और बेचारी लड़कियां बर्तन घसे, रोटी पकाए, झाड़ू पोछा लगाए, उसको भी ये काम, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और तो और हमारी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां, लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो एक और प्रॉब्लम उनको जूझना पड़ता है। क्या? मॉलेस्टेशन, टीजिंग। लोग चिढ़ाते हैं, उसको मॉलेस्ट करते हैं। और जो बच्चे बार बार स्ट्रेस लेके से उनकी मेंटेलिटी खराब हो जाती है। और मैंने क्या बोला? बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। और मैंने बोला कि इन अप्रोप्रिएट वीडियो जो आज देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की इतनी टेक्नोलॉजी हाई होने की वजह से इवन माँ बाप जो जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है वो चले जाते हैं, बच्चे खुद रहते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चे जो चीज़ देखते हैं वो करते हैं, और फिर वो सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि बाद में जाके रेप भी बन जाता है, और इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है। देखो बेटा, मैं एकदम ओपन बात कर रहा हूँ, क्लियर जो है वो रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानेंगे तभी आप अवेयर रहेंगे इन चीज़ों से। और पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे बच्चों को टाइम देना है, वक्त देना है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपको बातें करनी है। घर में भी अगर माँ रहती भी है तो माँ काम करती रहती है, बेटी आती है, बेटा आता है,
पापा आज पता है क्या हुआ, आज ना मुझे ना स्कूल में आज मैम ने मुझे चॉकलेट दिया। तो क्यों दिया बेटा, तो पता है मम्मी या पापा आज ना मेरा मार्क्स अच्छा आया, आज मैंने आंसर किया। वो बेचारा बोलना चाहता है अपने माँ से, अपने बाप से, लेकिन माँ क्या बोलती है, हट हट काम है मेरे को, उसको हटा देती है। बाप क्या करते हैं, थक हार के आता है जॉब से, ए यार थोड़ा थोड़ा तो सांस लेने दे, थोड़ा तो काम कर लेने दे, अभी थका, रुक जा बेटा, आराम करने दे, बाद में बात करेंगे। अब वो किसके पास जाए? अगर वही बेटा, अगर आप माँ बाप, पेरेंट्स के लिए स्पेशली है, अगर आप बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, या अगर आप घर में बड़े भाई बड़े बहन हैं तो आपके छोटे भाई छोटे बहन की बात सुननी है। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है चीज़ों को शेयर करना, जो भी होता है स्कूल में वो आके शेयर करते हैं। आज पता है क्या, आज ना मैम ने मुझे मारा, तो आप वहाँ पे सिंपैथी दिखाओ, अच्छा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आज ना मुझे चॉकलेट मिला, अरे वाह आपको चॉकलेट मिला बेटा। इस तरह हमको उनके साथ बिहेव करना है, ना कि जा भाई टाइम नहीं है बात नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो लोनलीनेस फील करेंगे और फिर वो बात करने के लिए बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो गलत लोगों के साथ जाएंगे, तो गलत संगत में चले जाएंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर यही वो बाहर जाएंगे तो गलत लोगों के साथ मिलेंगे, गलत लोगों के साथ बात करेंगे, और फिर वो हो जाएंगे एडिक्शन के शिकार, फिर वो हो जाएंगे एडिक्ट। अब मान लो माँ बाप सुन नहीं रहे हैं, अब वो बेचारा आया है, माँ सुन नहीं रही है, वो बाहर गया, बाहर एक फालतू आदमी बैठा हुआ है कि नहीं, तो वो बुलाता है बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया? अब वो सुना रहा है, आपको पता है अंकल आज ना ऐसा हुआ, या आपको पता है भैया आज ना मेरे स्कूल में ऐसा हुआ। बोला अच्छा बेटा ऐसा हुआ। अब उसके लिए माँ बाप से ज़्यादा अच्छा वो लगा, इंपॉर्टेंट हो गया वो, हाँ अब वो उसकी बात मानेगा। अब वो आदमी अगर गलत है, खराब आदमी है, ठीक है, गलत संगत में है, तो वो क्या करेगा, उसको तंबाकू खिलाएगा। तंबाकू अगर खाता है तो बेटा इसको जरा टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है। सिगरेट बोलेगा पीने के लिए, टेस्ट करो बेटा कैसा होता है। या अल्कोहल, जो भी पॉसिबल होगा गलत चीज़ों में उसको मुब्तला करने का, वो उसको कोशिश करेगा, और धीरे 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 वो बच्चा उसका एडिक्ट हो जाएगा, और आने वाले वक्त में वो घर में चोरी भी करेगा आपके। ये बंदा बोलेगा बेटा खाना है ना, सिगरेट पीना है ना, बोलेगा हाँ अंकल या हाँ भैया, तो बेटा पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे का इंतजाम करना होगा, क्या करूँ? तो ये बोलेगा मैं इंतजाम करता हूँ। ये जाएगा डैड के पॉकेट में से, मम्मी के पर्स में से पैसे चुराएगा, पहले तो मांगेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर बाद में चुराएगा भी, क्योंकि वो अब एडिक्ट हो चुका है, एडिक्टेड हो चुका है इन बुरी चीज़ों की लत लग गई है। समझ में आ रहा है? आप बड़े भाई अगर बड़ी बहन है, इसलिए मैंने बोला अगर आप पेरेंट्स हैं और बड़े भाई बड़े बहन हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे प्यारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को वक्त देना है, उनको बहुत अच्छा लगता है वक्त देना। अगर हम उनको वक्त देंगे तो उनको किसी चीज़ का वक्त ही नहीं मिलेगा फालतू चीज़ करने का, कोई भी फालतू चीज़ वो कर ही नहीं पाएंगे, ना फालतू घूम पाएंगे। हमको उनका दोस्त बनना होगा, फ्रेंड बनना होगा, सारी बातें वो फिर हमको शेयर करेंगे, और जब सारी बातें शेयर करेंगे तो उनकी परेशानी को हम हल कर देंगे, उनको भी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम रिजॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को। आ रहा है समझ में? इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस और किस रीज़न की वजह से होता है? और रीज़न ये होता है कि भैया कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको जल्दी से पैसा कमाना है, आप हो गरीब, पॉवर्टी लाइन, पैसे नहीं है, लेकिन जानते हो दुनिया में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता भाई, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो लाइफ नहीं मिल रहा है, वो स्टैंडर्ड लाइफ, वो चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो आप पैसे कमाने के लिए क्राइम करोगे और अलग अलग क्राइम की वजह से भी आपको स्ट्रेस होगा, और फिर सोशल हेल्थ हमारा खराब हो जाएगा। आप स्केपगोट बन जाओगे, मतलब लोगों को लूटना, हैक करना, ये सब चीज़। और अब बच्चे एडिक्ट हो चुके क्योंकि हमने वक्त नहीं दिया। इसके अलावा कुछ बच्चे एडिक्ट क्यों जाते हैं? पीयर ग्रुप के प्रेशर की वजह से। पीयर ग्रुप का मतलब क्या? बच्चों का जो ग्रुप होता है नॉर्मली, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पीयर ग्रुप। छोटे बच्चे जो होते हैं उनका आपस ग्रुप, उनके साथ जो रहना सहना, एक ग्रुप समझ लो उसको, ऐसे बोलते हैं पीयर ग्रुप, PEER, पीयर ग्रुप, है ना। मैंने समझ लो उनका ग्रुप। अब उनके ग्रुप के प्रेशर की वजह से, मान लो उनके ग्रुप में बच्चे जो होते हैं, अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो गुड हैबिट सीखेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बैड हैबिट सीखेंगे। और बच्चे ऑब्जर्व करने का काम ज़्यादा करते हैं, मतलब बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो चीज़ वो देखेंगे वही चीज़ करेंगे, जो चीज़ वो उनको ऑब्जर्व होगा वही करेंगे। आप देखो ना, जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा, वो ना बोल पाता है सही से, है कि नहीं, और ज़्यादा चीज़ें एक्टिविटी भी नहीं कर पाता, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको देखता रहेगा, ऑब्जर्व करेगा आपको।
अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे करेगा, आप देखना, आपको लगेगा वो भी करेगा, ट्राई करेगा एटलीस्ट। बच्चे ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं, रखना ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक होता है बच्चों का। तो आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कराओ जो अच्छी हो, तो वो अच्छा करेगा काम। आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को करो, आप उनके सामने पढ़ो, आप उनके सामने एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, वो सब चीज़ें उसके सामने अगर आएगी तो वो भी उन सब चीज़ों में जाएगा। लेकिन अगर आप ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रहोगे, गलत चीज़ों में मुब्तला रहोगे, मान लो पेरेंट्स जिसके तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है उसको, वो भी बोलेगा चलो मैं एक बार ट्राई मारता हूँ कैसा होता है ना, ऐसा लेगा कैसा होता है देखता हूँ करके, है कि नहीं, एक बार ट्राई मारेगा, ऐसा फाड़े गुटखा ट्राई मारेगा, एक बार स्मोकिंग करने का ट्राई मारेगा। तो अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को देख के भी कॉपी करते हैं बच्चे, याद रखना, बच्चे कॉपीबाज होते हैं, ठीक है, उनको कॉपी करने में बहुत मजा आता है। तो या तो बड़ों का कॉपी करने की वजह से वो एडिक्ट हो जाएंगे, या तो पीयर ग्रुप के प्रेशर की वजह से, यानी कि उनके ग्रुप में किसी अगर बैड हैबिट वाले लोग हैं तो वो उसको प्रेशर करेंगे, क्या यार तू बस क्या भाई तू सिगरेट क्यों नहीं पीता। ऐसे मान लो मेरे कोई बोलेगा क्या भाई राफे तू एक बार ट्राई तो कर। अरे मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में जब था तो एक आध दो क्लासमेट जो थे मेरे वो स्मोकिंग वगैरह करते थे, तो क्लासमेट थे भाई, उनके साथ रहता था मैं। अब वो जाते थे टपरी पे स्मोकिंग करने के लिए, भाई मुझे एक सेंटर फ्रूट देते थे, सेंटर फ्रेश मैं खाता था, वो बेचारे स्मोकिंग करते बोलते एक बार ट्राई तो मार कैसे है, बोला नहीं बाबा ट्राई वराई नहीं मारने का है कि नहीं, वरना मैं भी एडिक्ट हो जाता भाई। तो इन सब चीज़ों से आप भी दूर रहें। अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है ट्राई मारने के लिए तो बिल्कुल ट्राई मत मारिए, क्योंकि बहुत बेकार चीज़ होती है, ट्राई मारने वाली चीज़ नहीं होती है। और कुछ बच्चे एडिक्ट इसलिए हो जाते हैं स्टैंडर्ड की वजह से, स्टैंडर्ड लिविंग, हाँ भाई, अरे भाई ये इसको स्टैंडर्ड लिविंग बोलते हैं, हाई फाई प्रोफाइल। अरे जो हाई फाई प्रोफाइल के होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, स्टाइल में ऐसा एकदम खतरनाक शर्ट पैंट रहेगा, तो शूट बूट रहेगा और मस्त फूकेंगे, है कि नहीं। तो कुछ बच्चे इसको फॉलो करने के लिए भी एडिक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल एडिक्ट नहीं होना है, प्लीज़ इन बुरी चीज़ों से आप दूर रहिए। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल अगर आप में से कोई खाता पीता है, उम्मीद है मुझे आप में से कोई भी नहीं खाता पीता होगा, लेकिन अगर कोई भी गलती से भी खाता पीता हो या कभी ट्राई किया हो तो प्लीज़ मत करना बेटा, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसकी लोगों को लत लग जाती है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे को डैमेज करता है, ब्रेन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है ये। और इसीलिए जब एक बार आप पीने लगोगे तो जब तक वो मिलेगा नहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। लोग इसीलिए इसके एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट ये कहाँ पे हमारे वार करता है, नर्वस सिस्टम पे। इसीलिए जो आदमी आपने देखा रहेगा, बोलते रहोगे आप बड़ों को या भाइयों को, किसी को भी, दोस्तों को कि भाई छोड़ दे गुटखा या छोड़ दे स्मोकिंग, बोलते यार छूटता नहीं यार, बहुत ट्राई किया, है ना। तो क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और उससे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। और हमारे लंग्स में अगर वो जाएगा टोबैको वगैरह तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, किडनी कैंसर हो जाएगा, लीवर हमारा खराब हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, अलग अलग तरह की बीमारी हो जाएगी, अलग अलग तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों से बच्चों हमको बचना है। आया समझ में? तो बच्चों इसके ऊपर पेज नंबर 103 में आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल में कि क्या मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये शोभा देता है कि वो शराब में दूध गटर के पास पड़ा हुआ है। सोचो ना यार, इतने सारे क्रिएचर गॉड ने बनाए हैं, उसमें हम अशरफुल मखलूकात हैं, मतलब बेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर। क्या उन पे ये शोभा देता है कि गटर के पास शराब से दूध पड़ा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं शोभा नहीं देता। सोचो ना, सोचने वाली बात है कि हम किस प्रॉब्लम में आ चुके हैं, हमारा सोशल किस तरह प्रॉब्लम में है, पूरा सोसाइटी हमारा खराब हो रहा है, हमारा सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, सोशल हेल्थ इज वेरी वीक। इसको हमें ठीक करना होगा, आपको हमको मिलकर ठीक करना होगा। किस तरह इसको मैनेज करेंगे तो ये मैं बताने वाला हूं। अभी बस मैं बता रहा हूं रीजन कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोशल हेल्थ हमारा खराब हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इनक्योरेबल डिजीज, ऐसा डिजीज जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, जिसका हम इलाज नहीं कर सकते, जैसे एड्स। आप जानते होंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV पढ़ा होगा इसके बारे में। ये जो बीमारी होती है ये मल्टीपल इंटरकोर्स की वजह से होती है, मल्टीपल सेक्स की वजह से होती है। जो लोग मल्टीपल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं, जहां पे 39,000 से भी ज़्यादा जो है वो वुमेन है और 15 ईयर्स के ऊपर के बच्चों को भी है, यानी कि टीनेजर्स के बच्चों को भी है। 15 to 49 ईयर्स यानी कि 15 साल से ऊपर और 50 साल के नीचे तक के लोगों में तकरीबन 83% लोग ऐसे हैं जो HIV से इन्फेक्टेड।
तो ये सारी चीज़ों से भी हमको बचना है, ये सब रीज़न है सोशल हेल्थ का खराब होने का। इसके अलावा सिर्फ यही बीमारी नहीं, लेप्रेसी, इसके अलावा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोशल हेल्थ हमारा खराब होता जा रहा है। और ये जो हमारा फोर्थ, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, लोग आज चांद पे पहुंच चुके हैं, टेक्नोलॉजी ने आसमानों को छू लिया है, लेकिन फिर भी इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी 2 फोटो दिया है जहां पे उन्होंने दिखाया है कि 1998 और 2017 के कुछ फोटोज दिखाएं कि 1998 में उनके पेरेंट्स बच्चों को खींच के लाते थे प्लेग्राउंड से कि नहीं मत खेलो, डोंट प्ले, जबरदस्ती कि नहीं पढ़ाई करो, कम फॉर स्टडी। लेकिन अभी 2017 का पिक्चर वहां पे दिया है। खैर अभी तो 2022 चल रहा है। इस मॉडर्न एज में माँ बाप बच्चों को बोलते हैं जाओ बाहर जाओ, प्लीज खेलने जाओ, गो फॉर प्ले, और पहले बोलते थे कम फॉर स्टडी, भाई पढ़ने के लिए आ जाओ, इतना मत खेलो। अभी बोलते हैं कि खेलो। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आउटडोर गेम के बजाय इंडोर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो आजकल जो गेम चल रहा है, पबजी गेम, फिर वो पता नहीं बैन हुआ, उसके बाद फिर और कोई इंडिया में गेम चल रहा है, अलग अलग गेम है ना, COC और पता नहीं कौन कौन से गेम है। बच्चे उसमें पूरी तरह मुब्तला हो चुके हैं, पूरा मतलब वो जो भी उनको फ्री टाइम मिल रहा है उस फ्री टाइम में वो गेम, उनको आउटडोर गेम खेलना चाहिए, लाइक प्लेग्राउंड में जाके उनको खेलना चाहिए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, इस तरह का गेम खेलना चाहिए। उससे क्या होता है, फिजिकली आदमी फिट भी रहता है, फिजिकली मूवमेंट होता है एटलीस्ट, तो बॉडी उससे फिट रहती है। वरना अगर गेम खेलने से मेंटली आदमी स्ट्रेस होता है, मेंटली प्रॉब्लम होता है, उससे तरह तरह की बीमारी लाइक इंसोम्निया, ये बीमारी होती है। इसके अलावा टायर्डनेस, थकान होगा, जॉइंट्स इन पेन्स, उसके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, इस तरह की बीमारी होगी। नींद नहीं आएगी उसको सही से, क्योंकि पूरा का पूरा वो क्या कर रहा है, सारी की सारी एनर्जी ब्रेन से कर रहा है। मतलब जो गेम खेलते हैं हम पूरा हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको एकदम ध्यान देके केयरफुल्ली एकदम को खेलना पड़ता है कि कहीं आउट ना हो जाए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा ब्रेन का फोकस उस पर, ब्रेन पे पूरा फोकस हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम हमारे खराब हो सकते हैं, तो इसलिए ये बीमारी आती है। और इसकी वजह से विजन, मतलब आंख जो सही तरह से देखते हैं वो भी कम हो जाता है। छोटी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाता है मोबाइल की वजह से, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो वही एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हाँ आप इस्तेमाल कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, आप उससे पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद आपको गेम वगैरह खेलना है तो आप बेहतर होगा कि प्लेग्राउंड में जाके खेलें, क्योंकि उसमें मोबाइल में आप कंटिन्यूस फॉर्म में अगर गेम खेलेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक्सेसिव इस्तेमाल करने के साथ साथ बहुत सारे उसमें ऐड आ जाते हैं, एडवर्टाइज आ जाता है, एडवर्टाइज पे बच्चे क्लिक कर देते हैं, ऐड पे क्लिक करने के बाद वहाँ से इनअप्रोप्रिएट फोटोज़, इनअप्रोप्रिएट वीडियोज़ आ जाते हैं, नेक्ड वीडियोज़, ब्लू फिल्म, जो पॉर्न है वो आज एकदम कॉमन हो चुका है। आपको मैं बता दूं तो लगभग 89% लोग इंडिया में पॉर्न देखते हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो 11 साल 12 साल के बच्चे वो भी इसमें शामिल हैं। मतलब अभी टीन एज भी नहीं आता है, लेकिन बच्चे वो इन तरह की वीडियोस को देखते हैं और फिर उसके जैसा करना चाहते हैं, और इसके से हमारा सोशल हेल्थ खराब होता है। आपने जो भी रेप केसेस देखा होगा, वो रेप केसेस में 96% में ये आया है कि उसका कोई रिलेटिव ही, मतलब उस रेप केस में उसका कोई रिलेटिव ही इन्वॉल्व है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को जो चीज़ देखते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जैसे ऑब्जर्व करेंगे वही चीज़ करेंगे। तो इससे हमारा पूरा समाज खराब हो रहा है, हमारा सोशल हेल्थ पूरा खराब हो रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इससे देख लो। इसके अलावा साइबर क्राइम, अब ये साइबर क्राइम जो हो रहा है, साइबर क्राइम में क्या हो रहा है, हैकिंग हो रही है। हाँ हैकिंग, तो बच्चे क्या हो रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में हैकिंग सीख रहे हैं, क्योंकि उनको वो स्टैंडर्ड लाइफ नहीं मिल पा रही है, उनको भी वो स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, लेकिन पैसा है नहीं, तो पैसे कमाने के चक्कर में वो स्केपगोट बने हुए हैं, हैकिंग सीख रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। आप देखो, अगर एक रुपये भी अगर हमारे अकाउंट से 1 रुपया कटता है तो हम ध्यान भी नहीं देते कि यार कटा होगा। अगर मान लो 1 करोड़ लोग हैं और 1 करोड़ लोग से 1 रुपये भी अगर उसने चुराया, हैक किया, तो कितने करोड़ हो गए, 1 करोड़ रुपये उसके पास हो। 2 रुपये चुराया तो कितने हो जाएंगे भाई, 2 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, इस तरह से हैक करके हमारे अकाउंट से वो
काटते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, हमारे प्यारे मासूम बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उसका रीजन क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, ये भी इसका एक रीजन है। फाइनेंशियल स्टेटस हमारा वीक है, ये भी एक रीजन। यानी कि यहां पे जो मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं सोशल हेल्थ को, ये सारी चीजें भी इसके पीछे के रीजन है। जहां पे हमारा है सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्संस, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। यानी कि एक इंसान की रोजमर्रा की जरूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अभी दवाइयां भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊं बेटा, तो 60% लोग मेडिसिन, खासकर ओल्ड एज में 60% से ज्यादा लोग मेडिसिन पे सरवाइव कर रहे हैं, उनको मेडिसिन चाहिए। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा मेडिसिन भी हो चुकी है, जो कि हमको अच्छे से अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा सोशल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको मैल न्यूट्रिशन बीमारी हो जाएगी, और उससे आपका डेथ भी हो सकता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को तो आप डेथ हो सकता है ना। हमको सोसाइटी में रहने के लिए हमको अपनी बॉडी को ढकना पड़ेगा, क्लॉथ्स की ज़रूरत होगी, तो क्लॉथ भी इंपॉर्टेंट है ना। हमको अपने सर को छुपाने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए रहेगा, लेकिन घर तो चाहिए, बाहर फुटपाथ पे तो सो नहीं सकते हैं, बारिश होगी, धूप रहेगा, उससे प्रॉब्लम होगा, बीमारी होगी। इसके अलावा मेडिसिन्स चाहिए हमको, मेडिसिन्स लगता ही रहता है। तो ये हमारे बेसिक नीड्स, अगर हमारे बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमको तरह तरह की बीमारी होती है। तो इस पे हमको ध्यान देना है कि हमारा बेसिक नीड्स कंप्लीट है कि नहीं। इस पे बेटा ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो गरीब आदमी वो तो मजबूर है, वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट को उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर वो गरीब आदमी अगर ये सेकंड फैक्टर जो मैंने लिखा है इसको हासिल कर ले तो सारी चीजें पॉसिबल है। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर रहेगा तो उसके अंदर सारी चीजों का अवेयरनेस रहेगा, जागरूक रहेगा, वो चीजों को अच्छे से जानेगा। और जब आपके अंदर एजुकेशन रहेगा, जब आपके अंदर टैलेंट रहेगा, तो आपके पास पैसा भी रहेगा, आपके पास रिस्पेक्ट भी रहेगा। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो ये सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से मालूमात ही नहीं रहेगी और उनको फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जिसकी वजह से बेसिक नीड्स गरीबों को नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। और एजुकेशन में क्या बोला मैंने, कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन की वजह से एजुकेशन में कुछ लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि वो अगर उस कंपटीशन में पास नहीं हो पा रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से सुसाइड को कमिट कर रहे हैं। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए हमारे सोसाइटी में सबको एजुकेटेड होना चाहिए। अगर सोसाइटी के सारे लोग एजुकेटेड हैं तो सोशल हेल्थ हमारा एकदम स्ट्रांग है। अगर एजुकेटेड नहीं है लोग तो हमारा सोशल हेल्थ वीक है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटस भी मैटर करता है कि उसका स्टेटस क्या है फाइनेंशियली। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप अपने आप को उस तरह से मेंटेन करके रखते हो, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है तो सोशल हेल्थ हमारा वीक है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटस भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए अगर हमको सोशल हेल्थ अच्छा करना है। तो वो जो गरीब है वो क्या कर सकते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस तो अच्छा नहीं है, तो जो अमीर हैं, जो बड़े लोग हैं और हम लोग हैं, जितना हमसे हो सके, या मिडिल क्लास लोग हैं, जितना हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का एक पार्ट है। क्या वो सोसाइटी के पार्ट नहीं है? गरीब है तो वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एजुकेशन दें, हम उनको पैसा दें। आज देखो ट्रैफिक में जब आप जाओगे ट्रैफिक सिग्नल पे, तो छोटे छोटे प्यारे मासूम बच्चे भीख मांगते रहते हैं, कपड़े फटे कपड़े पहने रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। क्या वो इस इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे के काम निपटा लें, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को एजुकेशन देने में मदद करें। एटलीस्ट गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है या गवर्नमेंट वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो एटलीस्ट हम पहुंच पा रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करें। अगर आप अकेले खुद नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो तो कम्युनिटी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, 10 लोग 20 लोग आपके मेंटेलिटी के लोगों को बुलाओ, उनको समझाओ। अगर वो एजुकेटेड है तो वो समझेंगे चीज़ों को और इस काम में आपका साथ देंगे।
और अगर आप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल गए तो उसका एजुकेशन, उसको एजुकेशन देना आपके लिए मामूली हो जाएगा। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सोशल हेल्थ को अगर ठीक करना है तो हर एक इंसान को अवेयर रहना होगा। इसके अकॉर्डिंगली हमको इन चीज़ों के बारे में जानना होगा, तभी हम अपने सोशल हेल्थ को ठीक कर पाएंगे, वरना हमारा सोशल हेल्थ पूरी तरह निस्तो नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पहले हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, किन रीजनों की वजह से हमारा सोशल हेल्थ खराब है। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करना। आप किसी की हेल्प करके देखो, किसी एक को एजुकेशन देके देखो, इतना अच्छा फील होगा आपको कि मैं क्या बताऊं। मैं भी मुझसे जितना हो सकता है मैं भी गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और जब आप ये प्रोवाइड करोगे ना तो अंदर से एक अलग खुशी होगी आपको। तो आपसे जितना हो सके आप कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, बेटा आप तो बच्चे हैं ही, बच्चे हैं क्या, तो बेटा आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए। अगर मान लीजिए वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्या है, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, जितना हो सके उतना आप लोग इकट्ठा कीजिए। सब लोग 1 रुपये, 2 रुपये डेली एक गुल्लक बना लीजिए, उसमें 1-2 रुपये डालिए। और जब वो ज़्यादा हो जाए, 1000 हो जाए या 100s में आ जाए, तो जितना हो सके, अगर किसी के पास पेन नहीं है तो आप उसको पेन खरीद के दे दो, नोटबुक नहीं है नोटबुक खरीद के दे दो, टेक्स्ट बुक नहीं है टेक्स्ट बुक खरीद के दे दो, टाई बेल्ट का इस्तेमाल, टाई बेल्ट अगर आप उसको दे सकते हैं तो टाई बेल्ट दे दो, शूज दे दो। आपको अंदर से भी बहुत अच्छी फीलिंग होगी और आप सोशल हेल्थ को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा हिस्सा होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। तो फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत रहेगा तो सोशल हेल्थ मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और वो कैसे करना है वो मैंने बताया। गार्डन्स, हमारे सोसाइटी में गार्डन्स भी होना चाहिए। अब मैं गार्डन्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे सोसाइटी में गार्डन्स होते नहीं है। गार्डन्स नहीं होते कि गार्डन्स की जरूरत क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है भाई, सुबह जाते हैं जॉब पे, शाम में डायरेक्ट रात में आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। तो गार्डन क्यों बनाना भाई, क्यों पैसे खर्च करना। गवर्नमेंट जो रहती है वो भी ज़्यादा एजुकेटेड रहती नहीं है, तो उसको गार्डन का क्या फ़ायदा है, उसको तो मतलब ही नहीं है, तो वो क्यों बनाए। लेकिन गार्डन्स के क्या बेनिफिट्स आपको मैं बता दूं। तो गार्डन्स के बेनिफिट क्या है, गार्डन्स के बेनिफिट है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसमें जाके खेलेंगे, वो फिजिकली फिट रहेंगे, वरना घर में रहेंगे। अगर इस टेक्नोलॉजी में जुड़े रहेंगे, जो मैंने बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बच्चे अगर उसमें पूरी तरह अपने आप को मुब्तला उसमें हो जाएंगे तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उनको फिजिकल फिट करने के लिए गार्डन चाहिए। इवन उस गार्डन में जो एडल्ट है, जो ह्यूमंस हैं, हम लोग बड़े लोग जो हैं, वो उसमें वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग में वॉक कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट कर रखने के लिए। तो ये गार्डन का फ़ायदा है। इसके अलावा एक ब्यूटी, एक खूबसूरत लगता है वो, नेचर की ब्यूटी झलक के आती है उससे, है ना। प्लांट्स रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे तो खूबसूरती एक अलग रहेगी, और प्लांट रहेंगे तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ये सब फायदा होगा। तो गार्डन का भी रहना कंपलसरी है। तो गार्डन अगर है हमारी सोसाइटी में तो इससे हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग होता है। सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के जो फिजिकल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, वो कैसा है, अड़ोस पड़ोस में लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोगों के बात करने का तरीका कैसा है। अगर मान लें आपके पड़ोस में कोई झगड़ालू है, कोई लड़ाई कर रहा है, तो उस सोसाइटी का सोशल हेल्थ ठीक नहीं है। हमको उस सोसाइटी के सोशल हेल्थ को ठीक करना होगा, हमको अपने आस पड़ोस की कंडीशन को ठीक करना होगा किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। उसी तरह सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग, सोशल का इन्वायरमेंट कैसा है सराउंडिंग का, वहाँ के लोग जो है उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन कैसा है, क्या वहाँ पे क्लीनलीनेस है कि नहीं, या पूरा गंदा रहता है सोसाइटी क्लीन है कि नहीं, हाइजेनिक है कि नहीं, आप लोग प्रिकॉशंस कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इससे हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग होता है। उसी तरह रेसिडेंशियल एरिया कैसा है, वहाँ के रोड्स अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ पे डस्टबिन जो है वो प्रॉपर जगह पे है कि नहीं, या पता चला कि कहीं भी लोग कचरा फेंक रहे हैं, रोड पे ही कचरा फेंक रहे हैं, और उससे फिर तरह तरह की बीमारी पैदा होगी। इट विल स्प्रेड वेरियस डिजीजेस लाइक कोलेरा, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, गंदे पानी गंदे खाने से हैजा की बीमारी, हिंदी में बोलते हैं हैजा, कोलेरा। ये बीमारी ऐसी है कि इट में लीड्स टू डेथ भी हो सकती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा गंदगी से अमीबियासिस तरह की बीमारी होती है, अमीबियासिस, उससे हमको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है ना, और बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है टॉयलेट के रास्ते से, और तरह तरह की बीमारी हो सकती है जिससे हमारी जान जा सकती है। इसीलिए हमको इन्वायरमेंट को क्लीन रखना होगा, उसके हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन को सेफ रखना होगा, हाइजेनिक रखना होगा।
ठीक है। उसके अलावा वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं हमारे सोसाइटी में। आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया में आज भी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, या तो खरीद रहे हैं या तो कहीं पानी मिल रहा है तो वहां जाके लाइन में लग रहे हैं और पानी को लेने के लिए। बहुत सारे गांव में अभी आज भी है, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज नॉट प्रोवाइडिंग टू देम। ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस के लोग को वाटर मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी, हमारे सोसाइटी के लोग भूखे ना सोएं, उनको भी पानी मिले, उनको भी खाना मिले, सारी चीज़ों की ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोवाइड करना। इसके अलावा टॉयलेट्स, अगर मैं बात करूं टॉयलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 34.5 करोड़ 34 करोड़ लगभग 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना टॉयलेट नहीं है। सोचो, इंडिया में इतने लोग अभी भी हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है और वो खुले में डिफिकेशन कर रहे हैं, खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, और उससे तरह तरह की बीमारी होती है जो मैंने भी वाटर से रिलेटेड बताया, कोलेरा, अमीबियासिस, इसके अलावा अलग अलग तरह की बीमारी होती है इससे, गंदगी से। तो इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो टॉयलेट प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को टॉयलेट प्रोवाइड करना चाहिए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में बहुत सारा ज़्यादा टॉयलेट प्रोवाइड किया है। अभी तो जहाँ अच्छा है वहाँ बिल्कुल अच्छा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लोगों को टॉयलेट प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये 344 मिलियन लोगों के पास अभी टॉयलेट नहीं है, लेकिन इससे पहले 732 मिलियन लोगों के पास टॉयलेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसका आंकड़ा कम हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने टॉयलेट प्रोवाइड किया। तो अभी इस जो बाकी लोग बचे हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम, उनके लिए भी कोई रिजोल्यूशन निकालना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग रहे। इस रीजन की वजह से भी हमारा सोशल हेल्थ वीक होता है। और पॉलिटिकल कंडीशंस, हमारा पॉलिटिकल व्यू अच्छा होना चाहिए, हमारे पॉलिटिक्स के जो लीडर हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो उससे भी हमारा सोशल हेल्थ खराब हो जाएगा। अगर हमारा पॉलिटिकल लीडर जो है वो एजुकेटेड नहीं होगा तो वो एजुकेशन को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा उस पर, और एजुकेशन पे अगर वो ध्यान नहीं देगा तो हमारा पूरा सोशल हेल्थ खराब हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन डिस्टर्ब, विच कैन अफेक्ट द सोशल हेल्थ। याद रखिएगा। तो हमारा पॉलिटिकल लीडर कैसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा प्लेग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो प्लेग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चे जाके खेलें। आज बहुत सारे माँ बाप रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बच्चे को, क्यों जा रहा है खेलने, खेल के यार सचिन तेंदुलकर बन जाएगा क्या विराट कोहली बन जाएगा क्या। बल्कि हमको उनको बोलना चाहिए कि नहीं, जाओ खेलो, क्रिकेट जो भी उनका गेम है वो खेलें। जरूरी नहीं है कि वो सबके सब डॉक्टर इंजीनियर ही बने, कलेक्टर ही बने, क्रिकेटर भी बन सकता है। एजुकेशन के साथ आप उसको समझाइए, बेटा आप खेलो लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो, है ना। 10th इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एग्जाम दे दो, आप पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कम पढ़ाई करो। एटलीस्ट चीज़ों को समझो कि क्या है, हमको पढ़ना क्यों है, एटलीस्ट ये सारी चीज़ों को समझ लो और फिर खेलो। उनको खेलने में रोक नहीं लेना चाहिए, वरना क्या करते हैं पेरेंट्स, बहुत मारते हैं, उसी बैट से ही मारते हैं बच्चों को। आपने देखा रहेगा बहुत सारी ये भी वीडियो वायरल हुई है, बच्चों को पीटना, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करना, ये सारी वीडियो भी वायरल हुई हैं। टीचर भी, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत बुरा मारते हैं, ये भी वीडियो बहुत सारी वायरल हुई है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं। तो हमको बच्चों को पे इस तरह से पेश नहीं आना है, चाहे आप टीचर हो या फिर आप पेरेंट्स हो, उनको प्रोवाइड करना है। तो हमारी सोसाइटी में प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे या आप भी जाके वहाँ पे खेल सकें अलग अलग गेम, आउटडोर गेम्स, जिससे हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहेगी, मेंटली भी फिट रहेगी, और उससे हमारा सोशल भी ठीक रहेगा, यानी कि हम सोशल रहेंगे, सोशल हेल्थ हमारा ठीक होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि बच्चे अगर प्ले ग्राउंड में जाते हैं, बच्चे अगर गेम खेलते हैं, तो गेम खेलने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे चीज़ें डेवलप हो जाएगी। जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे वो, कि हाँ डिसिप्लिन रहता है ना गेम में, भाई ये 5 ओवर ही फेंक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। डिसिप्लिन रहता है कि इस तरह कैच करना है, इस तरह नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे। डिसिप्लिन सीखेगा बच्चा, यूनिटी उसके अंदर आ जाएगी, सोशल हो जाएगा, वो फ्रेंड्स से उनका मेल जोल बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप्ड होगी, इसीलिए प्ले ग्राउंड का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोशल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो हमारा इंडिया आज बहुत पीछे है इसके मामले में। हमारे समाज में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। स्पेशली मैं बात करता हूँ चिकित्सा की, हॉस्पिटलिटी की, कि हॉस्पिटल हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। कोरोना ने सबको सबकी औकात दिखा दी, लोगों को पता चल गया कि एक्चुअल में कौन सी कंट्री आगे है।
कोरोना में हमारे पास बेड नहीं था लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, लोग ऐसे बाहर मर रहे थे फुटपाथ पे। ये सिचुएशन हो चुका था। बेड नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास, ये सब कमियां हैं। इन सब कमियों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सोशल हेल्थ अच्छा होगा। सोशल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उसी तरह सोशल सेफ्टी नहीं है हमारे सोशल हेल्थ में। आए दिन हम सुनते हैं कि एक औरत जा रही थी, उसका झुमका किसी ने खींच लिया, कान कट गया और ब्लीडिंग होने लग गई। मतलब कान भी नहीं छोड़ते हैं, कान और नाक को काटते हुए सोना चांदी हड़प लेते हैं। चोरी हो गई आए दिन घरों में। तो ये हमारा सोशल जो है ना हेल्थ, इससे हमारा वीक हो जाता है। सोशल हेल्थ हमारा स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि इससे हमारा सोशल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सेफ्टी नहीं है, आए दिन लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, मॉलेस्टेशन का शिकार हो जाती हैं, टीजिंग करते हैं लड़के, इवन रेप केसेस भी आ रहे हैं। तो देयर आर वेरी सेफ्टी इशूज इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में ये सब इशूज हैं। इन इशूज को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी सोशल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगा। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोशल हेल्थ। तो सोशल सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आज देखो मुंबई में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक का रीज़न क्या है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। बिना प्लान किए हुए कंपनी डाल दिया उन्होंने, बिना प्लान किए हुए इधर रेलवे आ गया, उधर बस आ गया, बिना कोई प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम सबको मिलके सोशल हेल्थ को डेवलप करना होगा, तब जाके हमारी कंट्री डेवलप होगी, वरना कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बोल तो रहा हूँ कि 100 लोग हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन सीट सिर्फ 5 हैं, 95 लोग वापस आने वाले हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी। हम तो नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकता है, लेकिन हम सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को भी। हम जाके गवर्नमेंट से बात करें, हमने IAS ऑफिसर से बात करें, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर से बात करें, उनको बोलें कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो जाके हेल्प करेंगे, वो ऊपर बात करेंगे। इस तरह एटलीस्ट हम ये चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारा सोशल हेल्थ ठीक रहे। तो ये सारे फैक्टर्स है बच्चों, जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वाटर हो या फिर वो टॉयलेट्स हो। उसको छोटा मत समझो चीज़ों को। ये सारी फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हमने स्ट्रांग कर लिया, ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड हो गई सब लोगों को, तो हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगा। और हम आपको भी बहुत सोशल रहना होगा, यानी कि लोगों से मिलजुल कर रहना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी, फ्रेंडली रहना होगा। हमको सेल्फिश बन के नहीं रहना होगा, वरना हम ऑटिज्म के शिकार हो जाएंगे, सेल्फी साइड हो जाएंगे। मतलब इतने भी सेल्फिश ना हो जाओ कि आने वाले वक्त में लोग आपकी मदद ही ना करें। आपको मैं बता दूं, जो एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं भी बता देता हूं। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में इतना ज़्यादा मुफ्तला हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उसमें घुस चुके हैं भाई कि मोबाइल। कहीं जा रहे हैं तो सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। पहाड़ों पे सेल्फी लिया जा रहा है और पहाड़ से नीचे गिर रहे हैं। समुद्र के पास सेल्फी लिया जा रहा है तो समुद्र में चले जा रहे हैं। बहुत सारे अभी आपने केस सुना होगा कि बहुत सारे लोग डैम में गिर के मर गए सेल्फी लेने के चक्कर में। तो इसको एक टर्म ही दे दिया गया, सेल्फी साइड। मतलब क्या करना भाई, सेल्फी लेने के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचाना, डायरेक्ट मौत हो जाती है डायरेक्ट। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक फोटो भी दिया हुआ है जहाँ पे गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रहा है, बंदा बोल रहा है साइड हट जाओ, और वो बंदा सेल्फी लेने में एकदम बिजी है, वो सेल्फी ले रहा है। लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल में, कि वो भूल चुके हैं कि वो क्या है। वो ऑटिज्म बन चुके हैं। ऑटिज्म का मतलब बनना, उसको बस अपने आप से मतलब है। वो सेल्फिश हो चुका है, और सेल्फिश होने की वजह से मान लो कोई वहाँ पे मर रहा है, कोई परेशान है, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि उसका वीडियो बना रहे हैं। देखा रहेगा आपने, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, अपना वीडियो बना रहे हैं। एक कंट्री में एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक बंदा उसका वीडियो बना रहा था। वीडियो इतना बना रहा था कि अंदर तक जाके वीडियो बनाया, उसके बॉडी का एक एक घाव को, एक एक जख्म को दिखाया। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था, और पुलिस ने पूछा भी था कि ये पागलपन क्यों कर रहे थे तुमको एम्बुलेंस बनाना चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए, तो तुम वीडियो ले रहे हो, उसको जख्म को एकदम अच्छे से दिखा रहे हो। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। तो अगर आपका ये नेचर हो जाएगा, तो अगर आप आज किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो कल आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा, और फिर आप हेल्पलेस हो जाओगे, किसी प्रॉब्लम में आ जाओगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो हमको हेल्पिंग नेचर रखना है, यानी कि सोशल रहना है। ये सोशल
मतलब हमको हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ, हमारी ज़िंदगी में जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनसे अच्छे से पेश आना, उनसे अच्छे से बात करना, उनकी हेल्प करना, ताकि वो भी हमारी हेल्प करें। नहीं तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक्सीडेंट हो रहा है और हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। यही हो रहा है आज। वीडियो क्यों बना रहे हो, उसकी हेल्प करो, तभी जाके हमारा सोशल हेल्थ स्ट्रांग होगा। और मैं बात करूं इस एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्या क्या। तो बच्चों देखो, बच्चे छोटे छोटे कार्टून मूवी देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं उसके कैरेक्टर को। हाँ, कोई कार्टून का कोई कैरेक्टर है जो मूव कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर से मान लो कूद रहा है, वो भी बच्चे भी वैसा करना चाहेंगे, उनको कॉपी करने में बड़ा मजा आता है। कोई वर्चुअल वॉर का गेम खेल रहे हैं या कोई कार रेसिंग की गेम खेल रहे हैं, तो वो भी उस तरह बिहेव करना चाहेंगे। वर्चुअल वॉर देखेंगे वो, तो वो निगेटिव हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर के। हमारे आसपास अगर वायलेंस होगा तो वो वायलेंस को नेगलेक्ट करेंगे, बल्कि उसका वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के एक दूसरे को क्लिप भेजेंगे। ये आम हो चुका है। इसके अलावा उनका मेंटली वो निगेटिव हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी लॉस होगा। आप जानते हैं बहुत सारे गेम होते हैं, उनको परचेस करना पड़ता है। भाई ये वाला गन चाहिए तो इतना रुपए लगेगा, परचेस करो, है ना। वर्चुअल वॉर, ये कार चाहिए तो इस कार में ये फीचर्स हैं, सब वर्चुअल की बात हो रही है, सब मोबाइल में। गेम के लिए बच्चे खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ले बेटा। बहुत सारे पेरेंट्स को तो मैंने देखा है कि बहुत तारीफ करते हैं, वाह मेरा बेटा तो इस गेम में बहुत माहिर है। बहुत ही बेकार चीज है, याद रखना वो सब। एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज हजार्डस फॉर हेल्थ। सोशल हेल्थ पूरा खराब है, इट में लीड्स टू डेथ, याद रखिएगा, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करता है। हम पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ गेम को खेलते हैं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मूवी देखते हैं, यहाँ तक कि मूवी देखते देखते हम खाना खाते हैं, जो कि बैड हैबिट है। आपके टेक्स्ट बुक में ये फोटो भी दिया हुआ है कि मूवी देखते देखते खाना खा रहा है बंदा। इज इट रॉन्ग और राइट? इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए हमको फील कराना है कि हम खाना खा रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कि खाना को सामने रख दो और 2-3 मिनट तक सिर्फ देखो, ताकि खाना के खुशबू और उसके लालच की वजह से हमारे सारे के सारे जो एंजाइम्स वो एक्टिव हो जाएं और फिर खाने का डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। अब हम खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन टीवी के पास है, तो हमारे एंजाइम को मालूम ही नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, अच्छे से डाइजेशन होगा ही नहीं, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलेगा ही नहीं। ये सब प्रॉब्लम होगा और फिर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो अलग अलग तरह की बीमारी आएगी। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने बताया ही कि इसके एक्सेसिव यूज की वजह से बच्चे इनअप्रोप्रिएट वीडियो देख रहे हैं और यही मैसेज सोसाइटी में पहुंच रहा है, जिससे हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। इवन बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं और अपने सुसाइड करते हुए उसका वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली वो मदद के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई मदद करने नहीं आता है, बल्कि एक बंदा दूसरे वीडियो को वीडियो भेजता है, दूसरा तीसरे को भेजता है, इस तरह वर्ल्ड वाइड वो वीडियो चला जाता है। बस एक सिंपैथी दिखाने के लिए एक दूसरे को वीडियो देखते हैं, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए एक दूसरे को बस वीडियो भेजते हैं, ना कि उस जगह पे जाके उसको बचाया जाए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि मेंटली पूरी तरह से वो डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं हम लोग, मेंटली स्ट्रेस रहते हैं वो, और फिर उनको मरना एक मजाक लगता है और वो अपने सुसाइड का वीडियो खुद बनाते हैं। ये सारे वायलेशन, ये सारे प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कितना प्रॉब्लमैटिक है देखिए बच्चों। इवन यही नहीं बल्कि साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साइबर क्राइम के अगर मैं बारे में बात करूं तो बार बार देखो बच्चों, बैंक आपको बोलती है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज आए तो आप किसी को ओटीपी ना बताएं, 1 टाइम पासवर्ड जो आपको आता है वो किसी को शेयर ना करें। अपने कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी अगर मांगता है तो आप उसको ऐसे प्रोवाइड ना करें। अगर कोई बैंक का अधिकारी, बैंक ऑफिसर मांगता है तो आप उससे कुछ क्वेश्चंस करें, क्यों चाहिए, क्या करेंगे आप, और उसमें भी आपको कॉन्फिडेंशियल चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी है। जो चीज़ें सीक्रेट, किसी एटीएम का पिन नहीं बताना है, ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड नहीं बताना है, ये सब बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इसको शेयर नहीं करना। बैंक खुद बोलती है, कोई भी बैंक का ऑफिसर आपसे ये नहीं पूछता है। याद रखिए बच्चों, आपको अगर फ़ोन आता है, अगर आप बैंक, आपको तो बच्चों बैंक ही नहीं होगा क्योंकि आपका एज ही नहीं है, लेकिन अगर हुआ, स्टूडेंट अकाउंट हुआ या आपके पेरेंट्स का हुआ और उसमें मैसेज आता है, किसी का कॉल आता है कि भाई आपको 2 लाख रुपए मिलने वाला है, 5 लाख रुपए मिलने वाला है, आपको 2 करोड़ मिलने वाला है, आप जीतने वाले हो, आप ये शेयर करें, तो बिल्कुल मत करना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। याद रखना
इससे प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा आपको ह्यूज लॉस होगा प्रॉपर्टी का भी, और मेंटली भी आप स्ट्रेस हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के। तो कभी भी हमको ये सारी चीज़ों को, डिटेल्स को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आए दिन आप देखते हो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज पे मैसेज आता है, यू आर द लकी विनर, यू वॉन्ट 5 करोड़ रुपीज़। मतलब कभी कभी मैं भी इतना शौक जाता हूँ, भाई 5 करोड़ रुपए जीत गया, मैं कैसे जीत गया, लकी हूँ। तो ये सब फेक मैसेजेस आते रहते हैं ताकि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। व्हाट्सएप पे तो अक्सर आता रहता है कि आप 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, ऑडियो आएगा। ये हादसा ये इंसिडेंट एक बार घट चुका है। आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। उसको ऐसे ही मैसेज आया कि आप 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, और कॉल भी आया, आपको ये चीज़ें करना रहेगा। उसने इस चीज़ को सीरियस ले लिया क्योंकि वो अवेयर नहीं थे सोशल हेल्थ की। इसलिए बेटा हमको पढ़ना ज़रूरी है, सोशल हेल्थ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि सी वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, दैट्स वाई वो इनके जाल में फंस गई, ट्रैप हो गई। फिर उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए टिकट नंबर परचेस करना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। टिकट नंबर परचेस करने के लिए उन्होंने इन लोगों ने अकाउंट नंबर भेजा जो साइबर क्राइम कर रहे थे। अकाउंट नंबर भेजा, ये अकाउंट डिटेल्स है, इस अकाउंट पे आप 10,000 रुपीज़ लगाओ। जब आप 10,000 रुपीज़ लगाओगे तो आपको टिकट मिलेगा। उसने किसी से पूछा नहीं, इवन मुझे भी नहीं बताया था, और वो 10,000 रुपये वहाँ डाल के आ गए। इसके बाद सिर्फ यही नहीं, फिर उसने बोला अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको 50,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा। और वीडियो कॉल करके उसने पैसा दिखाया, बहुत सारा पैसा दिखाया, बहुत सारा। तो इसका लालच और बढ़ गया कि अच्छा 5 करोड़ रुपए मतलब सच में है। मतलब बोला आप यकीन कीजिए, मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ये देखो पैसा, पूरा वीडियो क्लिप पे उसको बहुत सारा पैसा दिखाया गया। और इसीलिए उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। इवन घर में से उसके डैड का जो पैसा था वो भी यूज़ कर लिया उसने, और इवन एक घर में जो उसके डैड का पैसा था 30-40,000 वो इस्तेमाल करके टोटल 50,000 उसने उसके अकाउंट में डाल दिया। उसके अकाउंट में डालने के बाद उसके बाद फिर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर क्लास था, क्लास दोपहर के बाद था, ये सब चीज़ें सुबह में हुई थी, और क्लास था 4 बजे था क्लास को। जब क्लास पे आई तो ऐसे बात करते करते उसने उसके बाद से बात निकली, फिर बात चलने लग गई। तो मैंने और एक सर थे, उन्होंने बोला कि यार ये पूरा जो है ना आपको बेवकूफ़ बनाया गया, ये सब फ्रॉड, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो शॉक हो गई, वो यकीन ही नहीं कर रही थी। मैंने उसको मैसेज भी दिखाया बहुत सारे कि देखो इस तरह आते, ये पूरा फ्रॉड था। सी वॉज रियली शॉक्ड, मेंटली स्ट्रेस हो गई पूरी, वो उसकी मॉम सब मेंटली स्ट्रेस हो गए, क्योंकि 2-3 दिन के बाद उसके डैड पैसा मांग रहे थे कि वो जो मैंने पैसा दिया था वो पैसा लाओ। तो क्या करना पड़ा पता है आपको? उसकी माँ ने कुछ ज्वेलरी को गिरवी रख के वो पैसा लेके फिर उसके बाप को दिया, वरना उसके अब्बू क्वेश्चन पूछते ना, उसके डैड क्वेश्चन पूछते ना कहाँ गया पैसा। सोचो कितना बड़ा लॉस हुआ, और मेंटली वो 1 हफ्ते तक पूरा स्ट्रेस थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में चल रहा है, और जो साइबर क्राइम कर रहा है उनमें हमारे कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। रीज़न क्या है? गरीबी, पॉवर्टी। ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें कब प्रोवाइड होगा? जब पैसा रहेगा। तो पैसे के लिए दे आर बीइंग स्केपगोट, लूटने में लगे हुए हैं, साइबर क्राइम में फंस गए, हैकिंग सीख चुके हैं, हैक कर रहे हैं, अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें टोटका अपना रहे हैं। तो इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया सकता है, लूटा जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बच के रहें। कोई भी मैसेज आता है कि आप जीत चुके हैं तो आप बिल्कुल उसको रिप्लाई ना करें, रिस्पॉन्ड ना करें। अलग अलग तरह की वेबसाइट, अलग अलग तरह की लिंक आपको टेक्स्ट की जाती है। अगर आप उस लिंक को क्लिक जैसे ही करेंगे, याद रखना आपके मोबाइल का सारा डेटा उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ आप एक क्लिक करते हो, उस वेबसाइट पे चले जाते हो, तो पूरा वो जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल में रह जाओगे, उसके कंट्रोल में आ जाओगे। मतलब आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उस फोन में, पूरा उसको पता चल जाएगा। पूरा आईपी एड्रेस उसके पास चला जाएगा, आपकी हर एक एक्टिविटी उसको पता चलेगी। आपके मोबाइल के अंदर पर्सनल फोटोज, आपके मोबाइल के अंदर के पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएंगे, और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आज हो ही रहा है ये गलत इस्तेमाल। आपको मैसेज किया, लिंक किया कि आप ये जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। अब उस लिंक पे क्लिक करने की वजह से क्या हो गया? आप उसके कंट्रोल में आ गए। वो पूरा आपके मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है, आपके लोकेशन को कंट्रोल कर रहा है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को जान चुका है। तो अब क्या करेगा? वो एक फेक अकाउंट बनाएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी भी सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट बनाएगा, आपको मैसेज करेगा, क्योंकि आपका डिटेल्स उसको पता चल गया है, आपका अकाउंट पता चल गया है, आपके पास कितना फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हो वो पता चल चुका है। पूरी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ले चुका है वो। फिर आपको वो मैसेज करेगा,
मैसेज करने के बाद आपसे फ्रेंडशिप करेगा, फ्रेंडशिप करने के बाद आपसे फ़ोटोज़ मांगेगा, कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ आप शेयर कर दोगे, उससे फ्रेंड बन जाओगे आप, जो आजकल चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आपको अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके आपसे फ़ोटोज़ ले लेंगे वो, और उस फोटोज़ का फिर गलत इस्तेमाल करेंगे। आज बच्चे सोचते भी नहीं हैं, मेरे प्यारे मासूम बच्चे उनके झांसे में आ जाते हैं, और कभी कभी तो बहुत ही अलग किस्म का फ़ोटोज़ जो भी नहीं भी सेंड करना चाहिए वो भी फ़ोटोज़ किसी गैर को, किसी अनजान आदमी को, अननोन आदमी को, जो एक फ्रॉड अकाउंट से, एक फेक अकाउंट से उसको मैसेज कर रहा है, उसको फ़ोटो भेज देते हैं, और वो तरह तरह की फ़ोटो मंगवा के उसके बाद फिर उस फोटो के ज़रिए ब्लैकमेल करता है, फ़ोटोज़ वीडियो के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करता है, इसका गलत इस्तेमाल करता है, उससे पैसे ऐंठता है, और फिर बाद में उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश भी कर देता है। इससे सिर्फ फाइनेंशियली लॉस नहीं बल्कि मेंटली पूरी तरह से स्ट्रेस जाता है। हो सकता है वो लड़की या वो लड़का सुसाइड कमिट कर ले इन चीज़ों को लेकर के, सुसाइड कमिट करेगा। अगर वो मान लो वो फोटोज़ अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट फ़ोटो रहा, तो अगर वो फ़ोटो पब्लिश कर दिया गया किसी सोशल मीडिया पे, तो इसकी वजह से पूरे उसके पेरेंट्स को शर्मिंदगी हासिल करनी पड़ेगी, उसके रिलेटिव को शर्मिंदगी हासिल करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आज आम हो चुकी हैं, ये हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। ये सारी हमको साइबर क्राइम के बारे में पता रहना चाहिए, इसीलिए कोई भी मैसेज वगैरह आए तो उसका रिप्लाई ना करो। एक चीज़ अच्छी है, देखिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ, एक चीज़ अच्छी है कि जो आईफोन है वो थोड़ा सा सेफ है। ये थोड़ा सा सेफ होता है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ, अगर कोई मैसेज वगैरह आता है, अगर हम उस पर क्लिक भी कर देते हैं तो वो हमको वेबसाइट वार्न कर देता है कि ये वेबसाइट सही नहीं है, फेक है या फ्रॉड है, आप इसको विजिट ना करें, और उस पर विजिट करने ही नहीं देता है। तो ये एक अच्छा ही है, अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम इन चीज़ों से आप बच के रहेंगे। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो एंड्रॉयड बिल्कुल सेफ नहीं है बच्चों, इसीलिए किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। कोई अननोन आदमी अगर आपको मैसेज करता है तो आपको खुश नहीं होना, उसका रिप्लाई नहीं करना है। आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक्सेसिव यूज़ की वजह से आज क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि बार बार मोबाइल को टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हैं। देखो ना, ऐसे टर्न ऑन टर्न ऑफ, टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हैं। क्या मैसेज आया, मैसेज में क्या आया, बार बार देखेंगे, बार बार इंस्टाग्राम को ऑन करेंगे, है ना, बार बार। जैसे देख लो, मैं एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे बार बार इंस्टाग्राम ऑन करेंगे, टाइम पास करेंगे, वीडियोस देखेंगे, अलग अलग रील्स देखेंगे। जैसे देख लो भाई, अभी इस तरीके से आगे करेंगे, और इस पर टाइम, मतलब ऐसे करते 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 उनका तकरीबन कितना टाइम जाता है पता है, 1.5-2 घंटे तो ऐसे ही वो वेस्ट कर देते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज इस्तेमाल करने से। इसलिए बच्चों, मोबाइल उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपके काम आए, सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं, बुरे इस्तेमाल भी हैं। बार बार हम फ़ोन को क्लिक करते रहते हैं, मैसेज आया क्या, मैसेज आया क्या। आज बच्चों की टेंडेंसी हो चुकी है, कोई नया रील आया कि नहीं, कोई नया पोस्ट आया कि नहीं, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूअर्स आए, कितने कमेंट्स आए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इन चीज़ों से। सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। देखिए, अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन एक एज के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। इसलिए पेरेंट्स आपको मना करते हैं, टीचर्स आपको मना करते हैं, आपके बड़े भाई बड़े बहन आपको इस चीज़ों के मना करते हैं कि बेटा सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। बहुत सारे बच्चे का बिहेवियर वायलेंट हो चुका है। अगर माँ बाप बोलते बेटा इधर आ जाओ, रुको ना गेम खेल रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं। ये 2 मिनट में आया, 2 मिनट उनका नहीं होता, आधे घंटे के बाद 2 मिनट होता है। पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं बच्चों के वायलेंट बिहेवियर से, चिड़चिड़ापन हो चुका है बच्चों में, माँ बाप से सही से बात नहीं करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। किसकी वजह से? इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक्सेसिव यूज की वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ों में हम लोग ट्रैप हो चुके हैं पूरा। और जो मैं भी बता रहा था, साइबर क्राइम, इनसे हमको बच के रहना है। किसी भी अनवांटेड मैसेज, अननोन मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, किसी लिंक को ओपन नहीं करना है। बिल्कुल आप कोई लक्की की नहीं हो जो आप 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए जीत चुके हो, वरना उसके जैसा सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और बिल्कुल आप बचे रहें। कभी भी किसी भी, अगर आप गर्ल्स हैं तो बेटा मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी आप किसी भी बॉयज़ पे भरोसा मत करो, कभी भी आप उनसे इनअप्रोप्रिएट चैट्स मत करो, उनको किसी तरह के अपने फ़ोटोज़ शेयर मत करो, क्योंकि वो उसका गलत फ़ायदा, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और याद रखना, आप जो भी मैसेजेस, जो भी चैट्स किसी से अगर बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। व्हाट्सएप रीड कर सकता है उसको, अगर व्हाट्सएप पे कर रही हो तो इंस्टाग्राम रीड कर सकता है उसको। आज नहीं, अगले 50 सालों में, अगले 100 सालों में उन वल्गर मैसेजेस, उन बेकार मैसेजेस का वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको बेच सकता है। यही कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? उन मैसेजेस पे उनका कंट्रोल है, क्योंकि वो सोशल मीडिया ही उनका है। अरे सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये मेरी मोबाइल है, ये मेरी चीज़ है, तो इस पर कंट्रोल मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मैंने इसको बनाया है तो मैं जानूंगा ना इस पर मेरा कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको बनाया है।
क्रिएटर का कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? उस पर बिल्कुल रहेगा। अगर मैंने ये चीज़ बनाई तो मुझे हर चीज़ के बारे में इसका इल्म रहेगा। तो लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, सिर्फ मुझे पता है और सामने वाले को पता है, बाकी कहीं नहीं जाता। भाई व्हाट्सएप को बिल्कुल जाता है, वरना जो इतने क्राइम होते हैं, इतने क्राइम में इतना जो एविडेंट प्रूफ मिल रहा है, कैसे मिल जाता है? क्योंकि पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच वालों के पास इसका लाइसेंस होता है, वो उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपके सारे चैट्स को रीड कर सकते हैं, आपने क्या क्या फोटोज शेयर किए हैं उसको देख सकते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फोटोज को बेच सकते हैं उससे पैसे हासिल करने के लिए, उन वल्गर मैसेजेस को बेच सकते हैं पैसे हासिल करने के लिए। ये सब गलत हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो इन सब से बिल्कुल हमको अवेयर रहना है। याद रखना, कोई भी अगर आपस में आप बात कर रहे हो, कोई प्राइवेट बात कर रहे हो तो कीजिए। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी लाइफ है, आप किस तरह आप कर रहे हैं अपने लाइफ को, लेकिन मैं आपको जरूर सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरह का मैसेजेस बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया पे कोई भी वल्गर बातें ना करें, सोशल मीडिया पे कोई भी वल्गर फोटोज एक दूसरे को शेयर ना करें, क्योंकि आप पूरा कंट्रोल में हैं किसी और के। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी भी अनवांटेड मैसेजेस को, किसी भी अनवांटेड लिंक को क्लिक ना करें, वरना आप फंस जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं बेटा कि गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 बनाया है। आईटी एक्ट 2000 जो कि 2000 में इनैक्ट हुआ था और पास हुआ था 2008 में। उसके हिसाब से अगर कोई आदमी साइबर क्राइम कमिट करता है, साइबर क्राइम में इन्वॉल्व रहता है, तो उसको 3 साल की सजा, 3 साल इम्प्रिजमेंटेड जेल, है ना, और 5 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। तो देखो कितनी बड़ी सजा भी है। इसलिए इन चीज़ों से बच के रहें, और अगर आप इन चीज़ों में ट्रैप हो चुके हैं तो जल्दी बाहर निकले, ठीक है, वरना 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा आपको। और मैं बता दूं कि महाराष्ट्र जो है अपना, ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक सेपरेट क्राइम यूनिट है, इसलिए महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं क्राइम बहुत कंट्रोल में है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने देखा पूरा सोशल हेल्थ की, सोशल हेल्थ क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा सोशल हेल्थ खराब हो रहा है। अब मैं बात करूंगा कि उन सोशल हेल्थ को ठीक कैसे किया जाए, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट को डिस्कस करूंगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, इन सोशल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको मैनेज कैसे किया जाए। जो फैक्टर्स हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं सोशल हेल्थ को हमारे, जैसे मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, इनक्योरेबल डिजीज, एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम, इन सब को मैनेज कैसे करें, कैसे इनसे बचे, उन तरीकों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेंटल स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, हमने देखा कि स्ट्रेस का कारण जो है वो लोनलीनेस, बच्चों का फील करना उनकी न्यूक्लियर फैमिली की वजह से, जिनके माँ बाप जॉब के लिए चले जाते हैं और बच्चा अकेले में रहता है। इसके अलावा कंपटीशन जो है हर चीज में है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो बहुत सारी वजह जिसकी वजह से लोग मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं और उसकी वजह से अलग अलग सुसाइड वगैरह कमिट कर लेते हैं, है ना, अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है लाफर क्लब। आपने सुना होगा और देखा होगा गार्डन में सुबह सुबह कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग जोर जोर से हंसते हैं ऐसे बहुत खतरनाक तरीके से हंसते हैं। एक बार मैं गया था सुबह सुबह गार्डन में, तो मैं जोर जोर से हंसने की आवाज आई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कोई रो रहा है, दौड़ के भाग के गया तो देखा सब ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं। मतलब उसको हम लोग लाफर क्लब हमने नाम दिया है। मतलब अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप हंसो जोर जोर से। तो ये भी एक तरीका है कि आप लाफर क्लब ज्वाइन करो, सुबह सुबह जाके उन लोगों के साथ आप भी जोर जोर से हंसो, तो आपके स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस को कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लाफर क्लब। इसके अलावा बेटा आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर, आपके ग्रुप के जो लोग हैं, आपके एज के जो भी लोग हैं, उन ग्रुप में आप अपनी चीजों को शेयर करें, बातें करें, उनसे कम्युनिकेट, जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे आप उतना ज्यादा स्ट्रेस आपका कम होगा। आप चुपचाप रहोगे तो स्ट्रेस कम नहीं होगा, बात करना पड़ेगा। टीचर से बात करो, अगर कोई चीज टीचर को शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स को नहीं तो टीचर से बात करो। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो। देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, पीयर्स, कजन्स, टीचर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स। पेरेंट्स से आप सारी चीजों को शेयर करें और पेरेंट्स को भी बिहेव एज अ फ्रेंड करना चाहिए, ताकि बच्चे सारी चीजें पेरेंट्स को शेयर कर सकें। तो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, कम्युनिकेट करो उनसे, तो आपका दिल हल्का होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस को कम करने का तरीका क्या देखा हमने, एक तो लाफर क्लब, दूसरा कम्युनिकेशन, बातचीत करने से,
ठीक है। अगर कोई स्ट्रेस में है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक आपसे क्वेश्चन आ सकता है, सवाल पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, PR बोलते हैं इसको, पर्सनल रिस्पॉन्स। आपका क्या रिस्पॉन्स है, यानी कि आपको बताना है कि मान लीजिए कि आपका भाई, आपकी बहन मेंटली स्ट्रेस हो चुकी है, मान लो कि वो एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुकी है, ठीक है। आपकी छोटी भाई या बड़ा भाई मान लो है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, कैसे उसको भरोसा दिलाओगे कि उसका स्ट्रेस जो है ना वो ठीक हो जाए, कैसे ठीक करोगे आप, बताइए। तो इसको आपको अपने से खुद से लिखना है। क्या आप बोलेंगे कि अगर मैं आपकी जगह रहूंगा और मेरा भाई या मेरी बहन फेल हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उससे बात करूंगा कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बाबू, क्या हो गया बच्चा, प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल एग्जाम दे देंगे, कोई बात नहीं, इस साल फेल हो गए तो कौन सा है, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया यार, अगले साल एग्जाम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ना कि उसको डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, क्यों फेल हो गई, क्यों पास हो गई, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार दूंगा तुझे, इस तरह से पेश नहीं आना है। आप कभी अगर बड़ा भाई या छोटी बहन या कोई भी हो, और अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से बिहेव ना करें, क्योंकि अभी वायरल, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मार रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। कभी भी इस तरीके से बिहेव ना कीजिए, आप उनके साथ प्यार से बिहेव कीजिए, प्यार से बातें कीजिए, आप फ्रेंड जैसा बिहेव कीजिए बच्चों के साथ, तो बच्चे सारी बातें आपको शेयर भी करेंगे, वरना डर से बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे ही नहीं, और अंदर ही अंदर वो घुट घुट के मर जाएंगे। और ऐसा ना हो कि कहीं आपके बच्चे आने वाले वक्त में आप उनसे हाथ धो बैठो, वो सुसाइड कमिट कर ले। तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है पेरेंट्स को भी, और आप अगर बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाइयों के लिए, छोटे भाई हैं तो बड़े भाई और बड़े बहन के लिए, क्योंकि आप अगर इससे अवेयर रहोगे, आप इसके बारे में जानकार रहोगे, नॉलेज रहेगा आपको, तो आप आसानी से लोगों को बता सकते हो और लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं उसको समझाऊंगा, उससे प्यार से बातें करूंगा, जो भी उसका फेवरेट चीज है मैं उसको खिलाऊंगा। चल कोई बात नहीं, आज पार्टी करते हैं, चल क्या पसंद तुझे बेटा, समोसा पसंद है, चल समोसा खाएंगे आज, उल्टा पार्टी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इतने लाखों लोग फेल होते हैं, कंपेयर कराओ उसको, देखो इतने लाखों करोड़ों लोग फेल होते हैं, तू फेल हो गई तो कौन सी बात होगी, चल कोई बात नहीं है। ऐसा समझाने का, ऐसे प्यार से बातें करने का, उसकी पसंद की चीज खिलाने का, उसको बोलने का जाओ फ्रेंड्स में बात करो, पेरेंट्स को शेयर करो, और पेरेंट्स को भी समझाने का कि डैड प्लीज उसको डांटना मत, फेल हो गई तो जाने दो ना, अगले साल कर लेगी, ये खुद स्ट्रेस है, वरना स्ट्रेस से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखना, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से आदमी मर भी सकता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, और नोटिंग डाउन आवर फीलिंग्स, लड़कियां ज्यादातर करती हैं, डायरी लिखती हैं, है ना, जो भी उनके साथ अच्छी चीजें या बुरी चीजें भी होती हैं वो अपने फीलिंग्स को डायरी में नोट करके अपने स्ट्रेस को कम करती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हो, स्ट्रेस है, तो अपने स्ट्रेस को किसी से अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, तो डायरी में लिख दो, है ना, अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिख दो, है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स टू डियर वंस, और अपने फीलिंग्स को जो आपसे, आप मान लो आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, आपके डैडी आपको प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं उनसे जाके अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। भाई करता है तो भाई से शेयर करो, बहन करते हैं बहन से शेयर करो, दोस्त करता है तो दोस्तों से शेयर करो अपनी फीलिंग्स को, ताकि आपका बर्डन, आपका स्ट्रेस कम हो जाए। ये बेस्ट तरीका बेटा स्ट्रेस को दूर करने का। जितने भी प्रॉब्लम आ रही है आप सुन रहे हो न्यूज में, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे लोगों को मटेरियल कलेक्शन करने का बहुत शौक होता है, कोई कॉइन जमा करता है, कोई नोट जमा करता है, कोई स्टिकर जमा करता है ना, अलग अलग। तो ये सब चीजें जो आपको जो भी चीजें कलेक्शन करने का, जैसे मैंने भी कलेक्शन कर रखा है कॉइन का, है ना, अलग अलग कंट्री का करेंसी का भी मैंने कलेक्शन कर रखा है। मुझे किसका पसंद है, मुझे बुक्स का कलेक्शन बहुत पसंद है ना। केमिस्ट्री में हर तरह की बुक आपको मेरे पास मिलेगी, है ना, उसमें अलग अलग लेवल की बुक मिलेगी, छोटे से लेके बड़े तक। तो वो कलेक्शन से मजा आता है, तो अच्छा लगता है। तो ये भी आप एक शौक अगर आपका है तो आप वो उसको कीजिए। फोटोग्राफी कीजिए, रीडिंग, कोई चीज बुक किताब वगैरह पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो रीडिंग कीजिए, है ना। रीडिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। याद रखना मेरा एक हमेशा बात, मोस्ट यू रीड मोस्ट यू गेन, मोस्ट यू रीड मोस्ट यू गेन। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ज्यादा आप गेन करोगे। रीडिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, कुकिंग हो गई, खाना बनाना, मजा आएगा, है ना। कभी कभी मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कोई है नहीं, मान लो आप स्ट्रेस ले रहे हो कि घर में कोई नहीं है, खाना कौन बनाएगा, पागल की तरह स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं होटल का खाऊंगा, अरे खुद से बनाओ यार, कुकिंग विकिंग करो। हालांकि यहाँ पे वो चीज लागू नहीं हो रहा है, मैं जिस एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब जिसको कुकिंग की हॉबीज है वो अपनी कुकिंग को हॉबी को करे, जिसकी सबकी अलग अलग, कोई किसी की फोटोग्राफी हो रही है, किसी की रीडिंग, किसी की कुकिंग, किसी की ड्राइंग, सबकी अलग अलग हॉबीज होती है। तो वो अपनी अपनी हॉबीज में बिजी हो जाए तो वो अपने आप स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। और सबसे बेहतर है ना बात करना, दोस्तों में बात करने से ना स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है ना। कभी कभी मैं भी स्ट्रेस हो जाता हूँ किसी वजह से, काम की वजह से,
लोड की वजह से। देखो ना, कंटिन्यूस फॉर्म में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने रहते हैं, शूट करने रहते हैं, फिर मैनेजर इसको डायरेक्ट वगैरह करता है, बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी स्ट्रेस रहता है यार, टाइम हो रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हुए अभी तक, गुस्सा करता रहता हूँ मैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, जो आपके फिजिक्स वाले सर के साथ शेयर करता हूँ, बातें करता हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रेस क्या होता है, कम लगता है, अच्छा लगता है, बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से करने का बेटा। इसके अलावा जो बच्चा स्ट्रेस है ना, उसके माइंड को डाइवर्ट करो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ, हर चीज को पॉजिटिव बोलो आप। वो फेल हो गया, उसको पॉजिटिव बोलो, अरे कोई बात नहीं है, फेल से तो आदमी सीखता है। हाँ, बड़े बड़े लोगों का एग्जांपल लेने का कि देखो आइंस्टीन भी फेल हो गया था, सचिन तेंदुलकर भी फेल हो गया था, बड़े बड़े लोगों का नाम लेने का। उन्होंने कहा फेलियर से तो आदमी सीखता है, उस चीज को पॉजिटिव बनाओ, उसको पॉजिटिव थिंकिंग दो, अपने आप उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो बेटा ये स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका है। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि भाई व्हाट आर द क्राइटेरिया और हाउ विल यू रिड्यूस द स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस हो चुका है, आपके भाई, आपके बहन, आपके कजिन्स, आपके रिलेटिव्स को, तो कैसे आप दूर करेंगे? तो इन सब तरीकों में से अपने हिसाब से आप लिख दीजिएगा, या अपने से लिखिएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेना ताकि मार्क्स ना कटे। ठीक है, ये हो गया, हमने इसका इलाज कर लिया भाई। ठीक है, स्ट्रेस आ चुका है, स्ट्रेस प्रॉब्लम है, उसका हमने निवारण कर लिया। अब एडिक्शन लत जो लगी हुई है शराब की, जुए की, है ना, ड्रग्स की, इन लत से कैसे छुटकारा लिया जाए? कैसे छुटकारा लिया जाए? तो देखो, जो बच्चा एडिक्टेड है ना, अब मान लो 1.5 घंटा 2 घंटा वो घर में निकालता है अल्कोहल के लिए या गेम के लिए, है ना, गेम का एडिक्ट हो चुका है, तो आप क्या कीजिए, जिस टाइम में वो गेम खेलता है ना, या जिस टाइम में आपको लग रहा है ये दोस्तों के साथ बैठ के अल्कोहल पीता है, सिगरेट फूकता है, टाइम पास करता है, उस टाइम में इसको कोई काम दे दीजिए, बिजी कर दीजिए इसको उसकी लाइफ में, और ऐसा काम बताइए जो उसको पसंद हो। स्टार्टिंग में वो थोड़ा पहले ना बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में वो काम लगाते जाइए। धीरे धीरे वो सोचेगा यार मैं 1 घंटा अल्कोहल नहीं पीऊंगा, आधा घंटा ही वहां पे बैठूंगा, तो कम से कम आधा घंटा वो बचेगा। गेम खेल रहा था 1 घंटा, आधा घंटा करेगा, धीरे धीरे उसका टाइम कम हो जाएगा। तो क्या कीजिए, उसको उसके माइंड को डाइवर्ट कीजिए, जो उसकी हॉबीज है, अच्छी हॉबीज, जो उसको बहुत ज्यादा बेस्ट उसको पसंद है। मान लो उसको कोई चीज खाना पसंद है, बहुत बेस्ट उसका है, तो आप उसको उस टाइम में लेके जाओ और खिलाओ, बाहर घुमाने ले जाओ। आपका दोस्त हो या भाई हो या बहन हो या फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, जो भी हो, उनको एडिक्शन छुड़ाने के लिए आप ये कर सकते हो, उसको बिजी कर दो कि उसको टाइम ही ना मिले कि मोबाइल में वो गेम खेले, और जो उसको पसंद हो पहले उसमें बिजी करो। अब आप मान लो गेम खेलने का टाइम है, आप लोग ए करण, यस मम्मी या यस डैडी, चलो बेटा चलो गेम नहीं खेलना है, पढ़ाई करो तो बहुत मारूंगा। अब जैसे ही आप उधर घूमे फिर से गेम खेलने लग जाएगा, उल्टा ही करेगा। बोलोगे, ए बोलेगा भी, बच्चों को बोलो बेटा ये रास्ते से मत जाओ, तो बच्चे क्या करेंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, हो सकता है इस रास्ते में कुछ हो, है ना। तो बच्चों की टेंडेंसी होती है। तो बेटा अगर आप में से कोई एडिक्ट है और आप चाहते हैं कि उनको कैसे छुड़ाया जाए, कैसे मैं जो गेम खेलता रहता हूँ सर, बहुत सारे बच्चे सर मैं गेम खेलता रहता हूँ और अगर नहीं खेलूंगा तो मन ही नहीं लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि आपको पता है ना ये सारी चीजें, गेम, मोबाइल और उसके अंदर जो भी चीजें हम करते हैं बेटा, वो हमारे डायरेक्टली दिमाग को डायरेक्ट हमारे अटैक करता है, डायरेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट, याद रखना। तो हम उस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट रहता है ना, ब्रेन का डेवलपमेंट एकदम पुअर हो जाता है, और कोई भी चीज हमको अच्छी नहीं लगती, हमारा बिहेवियर वायलेंट हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैसे इसको ठीक किया जाए, कोई तरीका बताइए कि हम गेम खेलने का मन करता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मन करता है गेम खेलने का, जब भी पढ़ने बैठो तो नींद आती है, सिर्फ गेम खेलने का मन करता है, क्या किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए? कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट की आदत लग गई है, छूटती नहीं है, नहीं पीता हूं तो बहुत अजीब लगता है, अजीब फील होता है, गुटखे की आदत लग गई है, कम से कम 5-10 गुटखे तो एक दिन में चाहिए ही चाहिए, अल्कोहल की आदत लग गई है, कैसे छुटकारा जाए? देखो एक बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर की एडवाइस है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बेस्ट तरीका, जो आदमी अल्कोहल पीता है या किसी भी चीज का एडिक्टेड है, आप उसको समझाइए। सबसे पहले उसको बताइए कि बेटा इससे ये प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम बताया कि एडिक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम को तो डायरेक्टली अटैक कर रहा है, आप उससे आप हर चीज भूलने लगोगे, फॉरगेटफुल, हर चीज आप भूलने लगोगे, आपका मेंटली जो आपका मतलब आप मेंटल डिसऑर्डर हो जाओगे, मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा आपको, यानी कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, चीजें आप भूलने लगोगे, चीजें कोई भी चीज आपको अच्छे से काम करने में चीजें आपको बराबर से याद नहीं रहेगी, आप फंक्शन किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, आप कंसंट्रेशन आपका लैक हो जाएगा, और आपका जो क्या बोलते हैं बेटा उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें का प्रॉब्लम होती है किस चीज में,
गेम वगैरह खेलने से। तो क्या करना चाहिए, उसको समझाइए सबसे पहले कि इसके नुकसान, हाँ उसके नुकसान को बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये नुकसान है, ऐसा मत करो। बोलेगा यार भाई छूटता नहीं यार, क्या करूँ? तो बोलने का भाई ठीक है काम कर, कितना सिगरेट पीता तू एक दिन में? तो भाई यार 5 पी लेता हूँ यार। तो एक काम कर भाई, मेरी बात मानेगा, दोस्त है ना तू मेरा, ऐसा बोलने का, दोस्त है ना तू मेरा, हाँ भाई तो सुनना भाई, कल से 4 पियेगा क्या? इतना तक कितना प्रॉब्लम है, बस 4 पी, इतना कर दे मेरे लिए, बस क्या भाई तेरे लिए इतना नहीं कर सकता क्या? बस वो 4 पिएगा, एक एडजस्ट करेगा। बोलेगा यार अभी मान लो अभी उसके 5 वक्त है पीने का, जो 5वां वक्त है, बोलेगा यार जाने देना। अच्छा मान लो अभी उसके पीने का वक्त है, बोलेगा यार 4 टाइम तो पीना ही है, अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं 4 टाइम पी लेता हूँ। अब 4 टाइम वो पिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको 1 हफ्ते होने दो, 1 हफ्ते के बाद बोले यार भाई यार तू यार छोड़ा नहीं यार, बोला यार छूटता नहीं यार, तेरे को बताया था ना मैंने यार। तो ठीक है भाई काम कर, अभी कितना पीता है भाई? 4 पीता है भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तो 3 पी। अब वो 4 को 3 करेगा, हालांकि उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद रखना। वो कंट्रोल कर लेगा कि यार जानते मैं क्या करता हूँ, मैं 4 बार पीता था, एक सुबह पीता था, एक दोपहर पीता था, एक शाम में पीता था, एक रात में पीता था। अब क्या कर रहा हूँ मैं, दोपहर में जानते नहीं पीऊंगा, सुबह पी लेता हूँ, दोपहर में नहीं पीऊंगा, क्योंकि यार उसको ध्यान में रहेगा यार जानते दोपहर में नहीं पीएंगे, शाम में तो मिलने वाला, शाम में तो पियेंगे, तो शाम में रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छी फील होता है अगर वो नहीं पीते तो। इस तरह 3 बार हो गया, करते 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 महीने जाने दो, फिर उसको बोलो भाई 2 बार कर दिया। अब वो 2 बार कर देगा, वो बोलेगा जानते यार दोपहर में नहीं पिएगा, सुबह और शाम पिएगा, 2 बार हो जाएगा। धीरे 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 करते करते 1 बार मिलाओ, और फिर धीरे 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 वो बंद हो जाएगा, फिर उसको परेशानी इसकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये तरीका, डायरेक्ट बोल दो कि अल्कोहल छोड़ दे, डायरेक्ट बोल दो कि सिगरेट छोड़ दे, डायरेक्ट बोल दो कि गेम छोड़ दे 1 दिन में, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मेंटली वो अंदर प्रिपेयर नहीं रहता उस चीज के लिए, और जब तक वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, उसको मेंटली प्रिपेयर होने में वक्त चाहिए, तब जाके हो जाएगा। और साल 2 साल लगेंगे, हो सकता है 3 से 8 साल लग जाए, लेकिन हाँ उसके एडिक्शन को इस तरीके से छुटकारा दिया जा सकता है, इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हो। आया समझ में? उसको बिजी कर दीजिए काम में, उसको उसके नुकसान बताइए। एक तो बिजी कर दीजिए ताकि उस टाइम पे जो वो एडिक्ट, जिस चीज में एडिक्टेड था वो वहां पे नहीं रहेगा। दूसरा, और वो काम कैसा होना चाहिए उसके पसंद का, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या कर सकते हो आप? दूसरा कर सकते हो आप उसका नुकसान बताओ, किससे नुकसान है, कम से कम डर से वो छोड़ेगा। और छोड़ने का तरीका बताया मैंने, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो ये तरीका है, फिर उसकी आदत छूट जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद देखो इनक्योरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मैंने बताया एड्स हो गया, लिप्रेसी हो गया, टीबी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, खासकर ओल्ड एज में होता है। देखो ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी एक फोटो, जहाँ पे एक लेडी ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन को बोले कि चलो भाई यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। अरे उसको बीमारी अगर हो गई तो हमको उस पर जुल्म नहीं करना है, बल्कि हमको पूरा घर क्लीन और हाइजीन करके रखना है, एकदम क्लीन रखना है, हाइजीन रखना है। हाँ उसको एक अलग कमरा दे देना है, क्योंकि भाई वो बीमारी फैलने वाली बीमारी वो फैलती है, तो इसीलिए क्या करो उसको एक कमरा दे दो, और उस कमरे में सारी चीज को प्रोवाइड करो, उसको खाना दो, पानी, उसके पसंद का हर खाना हर पानी। ये नहीं कि उसके पास जाएंगे ही नहीं, जाइए आप, जाए एक आदमी जाए वहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन के एकदम पूरा प्रिकॉशन के साथ जाए, उसको सारी चीज प्रोवाइड करे, और पूरे घर को एकदम हाइजीन रखे, क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इससे भी हमारा सोशल हेल्थ खराब होता है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाए, उनसे अच्छे से पेश आया जाए, हाइजीन मेंटेन किया जाए, तो ये भी चीजें ठीक हो जाएगी। और एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे ठीक किया जाए? भाई मैंने बताया इसके बहुत सारे बैड इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे। बच्चे आज ऑटिज्म हो चुके हैं, उनको अपने अलावा किसी से मतलब नहीं है, बाहर आदमी मर रहे हैं, कट रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं करेंगे, और आने वाले वक्त में उनकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये उनका नेचर हो जाएगा। इतना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में मुब्तला हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं, वो मोबाइल में इतना ज्यादा वो गेम खेलने लगे हैं कि उनको वॉर वगैरह जो बाहर है वो चीजें नॉर्मल लगती है। उनकी आंखें खराब हो सकती है, टायर्डनेस हो सकता है, थकान महसूस होगा, उनका जॉइंट में पेन हो सकता है, इंसोम्निया बीमारी हो सकती है, नींद नहीं आती इस बीमारी से, रात भर जगे रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी। इन तरह तरह की बीमारी होती है, मैंने बताया ऑलरेडी। तो इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं। आप देखो इनअप्रोप्रिएट वीडियो के बहुत सारे नुकसान हैं बेटा, बहुत नुकसान हैं। अगर उन वीडियोस को हम देखते हैं तो इन वीडियो से हमारे बॉडी के अंदर डोपामाइन ऐसा कुछ नाम है उसका, हार्मोन का एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो वो जो है ना बेटा हमारी बॉडी से वो हार्मोन रिलीज होने लगता है, उसकी वजह से हम अपना कंसियसनेस खो देते हैं, हमको हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, अग्रेसिव उसका नेचर अग्रेसिव हो जाता है, आदमी चिल्ला के बोलेगा, उसका बिहेवियर बहुत वायलेंट हो जाएगा, और धीरे 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 धीरे
बहुत सारी सेक्सुअलिटी डिजीज आ जाती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। आगे जाने के बाद जब उसकी शादी होगी तो वो अपने वाइफ के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएगा, और भी बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज आते हैं इससे, बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज। इसीलिए इन तरह की वीडियो, इनअप्रोप्रिएट वीडियो, पॉर्न वीडियोस को देखना बिल्कुल सही नहीं है, इनको छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान है। बोल तो रहा हूँ, मतलब आपकी आंख भी खराब हो जाती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स पूरे खराब हो जाते हैं, और इसकी वजह से बिहेवियर वायलेंट हो जाता है, फिर हम क्राइम करने लग जाते हैं, और बहुत ही मतलब शर्मनाक और बेकार चीज है। इससे जितना बचोगे उतना बेस्ट होगा। अगर गलती से आप में से भी कोई भी बच्चे, देखो बेटा होता है गलती से कभी कभी लोग देख लेते हैं, अगर गलती से कभी भी आपने देख लिया है या अगर आदत लग गई तो प्लीज उससे बचो, क्योंकि इसके एडिक्ट अगर हो गए तो सिर्फ और सिर्फ तबाही है, बाकी कुछ नहीं नजर आएगा। आप अपनी तरह अपने आप को पूरी तरह से खो दोगे, और हो सकता है जेंडर में भी प्रॉब्लम आ जाए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप गूगल पे कर लीजिए। इसीलिए तो बेटा इन तरह की इन वीडियोस बनाने वाले वेबसाइट लगभग 800 से ज्यादा वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। इसलिए हमको इनसे पूरी तरह से बचना है बच्चों। अब इनसे सर बचा कैसे जाए, तो मैंने फिर से प्रॉब्लम नहीं बताया। इनसे बचा कैसे जाए, तो इसमें बचने का सबसे बेहतर उपाय क्या है? सबसे बेहतर उपाय क्या है? वो बंदा बिजी हो जाए, उसको किसी काम में बिजी कर दो, उसको मोबाइल दो ही मत एक्स्ट्रा यूज करने के लिए। पढ़ाई करने के पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, या आपके छोटे भाई और बहन हो, तो उनको मोबाइल ज्यादा मत दो। अगर मान लो आप इस चीज में फंस चुके हो या आप जानते हो कि ऐसी गलती हो जाती है, तो आप अपने छोटे भाई छोटे बहन को ये गलती से बचाओ। उनको मोबाइल से पढ़ने के लिए एक वक्त दो, और वहां पे उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में मॉनिटर करते रहो। आपको अपने बच्चों पे कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना होगा कि बच्चा मेरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन से वीडियोस देख रहा है, क्योंकि उस पर सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह सब दिखती है, पूरा आप देख सकते हो वहां पे जाके। याद रखना, जो भी हरकत वहां पे हो रहा है वो सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हो, क्लियर से। तो वहां पे आप पता कर सकते हो, तो बच्चों को रोक सकते हो। और उसको अगर आप कभी पता चल गया कि बच्चा देख रहा है, तो उसको डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, मारना नहीं, इसको प्यार से समझाना है, बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, इसके जो मैंने साइड इफेक्ट बताए, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए बिल्कुल इनको मत देखो। साइड इफेक्ट छोटे, उसको देखना ही सही नहीं है, बहुत ही गलत है। वायलेंट बिहेवियर, आदमी का माइंड निगेटिव हो जाता है, पूरा निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, पूरा मतलब बेकार चीज है यार, इससे एकदम बचना ही चाहिए। और इससे बेहतर यही, इसका उपाय यही है कि अगर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं तो उसको धीरे धीरे कम किया जाए। जो मैंने तरीका बताया कि पहले 5 फिर 6 एग्जाम्पल बताया ना, 5 फिर 4 फिर 3, इस तरह धीरे धीरे, और उसको बिजी कर लो अपने आप में। जिस टाइम पे आप मोबाइल के साथ, उस टाइम में अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करो, दोस्तों से बातें करो, है ना। जो आपकी अच्छी हॉबीज हैं, रीडिंग, कुकिंग, ये सब में बिजी हो जाओ, अपने आप ही छूट जाएगा। और साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए? साइबर क्राइम से भी बचने का यही उपाय है कि बाकी लोगों की उपाय है कि जो बच्चा इस क्राइम में फंस चुका है उसको हमको समझाना है, बताना है। बेटा जैसे मैंने बताया, मेरी एक स्टूडेंट जो थी, बताया था मैंने कि मेरी जो स्टूडेंट थी वो किस तरह ट्रैप हो गई थी, तो उसको समझाना है, बताना है, उसके स्ट्रेस को कम करना है। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, वो इनअप्रोप्रिएट वीडियो देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को क्या फेक आईडी बना के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके फोटोज को बेच रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गलत हरकतें कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, हमको कंटिन्यूअस फॉर्म में उस पर मॉनिटर रखना चाहिए। और अगर आपको ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चले तो तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से आप अपने आप को बिजी रख के आपके जो हॉबीज है उसमें, तभी जाके आप इन सब तरीकों से बच सकते हो। और साइबर क्राइम से बचने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है कि लिंक वगैरह ओपन वगैरह ये सब चीजें ना करें। ये टोटल बेटा में इसको मैनेज करने का तरीका है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में बात करें। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीका अपना रही है। जैसे देखो, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, एक्चुअली 45 से भी ज्यादा डिफरेंट नोन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ट्रस्ट, ये सब ने एक मूवमेंट चलाया है, एक आंदोलन चलाया है, किसकी तरफ? टोबैको के अगेंस्ट, कि टोबैको को बंद करो, क्योंकि टोबैको से तरह तरह की बीमारियां होती है, परेशानी होती है, स्ट्रेस पैदा होता है, पूरा हमारा बच्चे क्या हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं इस चीज के लिए। तो इसके ऊपर इन्होंने मूवमेंट चालू कर रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टाटा ट्रस्ट, लिख दिया मैंने, टाटा ट्रस्ट, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टोबैको के अगेंस्ट आंदोलन कर रखा है, और ये अभी भी एक्टिव है। लेकिन फिर भी देखो ना यार, गवर्नमेंट फिर भी परमिशन दे रही है, लोग इसको बेच रहे हैं और खरीदने वाले इसको खरीद रहे हैं। अभी तो ड्रग्स भी मतलब इलीगल तरीके से लोग बेच रहे हैं, अल्कोहल इलीगल तरीके से बेच रहे हैं। अल्कोहल दारू को तो लाइसेंस दिया जाता है भाई,
क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स इसी से मिलता है, अल्कोहल से। देखो ना, कोरोना के टाइम में सब बंद था, लेकिन अल्कोहल की दुकानें खुली थी। गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। इससे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, एजुकेशन खराब हो रहा है, हमारे प्यारे मासूम बच्चे एडिक्ट हो जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जा रही है, और उनकी यंग जनरेशन की तबाह बर्बाद होने की वजह से हमारा कंट्री पीछे होता जा रहा है। अगर हमारे कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए तो हमको इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को बंद कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। भले बंद करने के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होंगे उनको प्रॉब्लम आएगा, वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाएंगे, हो सकता है वो डिप्रेशन में आ जाए। तो उसको दूर करने के लिए हम अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे, उसको ठीक करने के लिए हम अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे, डॉक्टर्स को एडवाइस लेंगे, उसके साथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना चाहिए। उसी तरह बेटा सलाम मुंबई फाउंडेशन नामी है, मुंबई में ये फाउंडेशन चल रहा है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, जो 2000 में एक्टिव हुआ था, और सिंस 2000 से लेके अभी तक पूरे मतलब महाराष्ट्र में ये फैल चुका। लगभग 200 स्कूल, पूरे मुंबई में लगभग 200 स्कूल, और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 14,000 स्कूल में ये एक्टिव है। 14,000 स्कूल, सोचो ना कितने, 14,000 स्कूल्स में ये एक्टिव है, जहां पे बच्चे क्या करते हैं, टोबैको के अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन है, ये बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, खासकर वो बच्चे जो स्लम एरिया में है, झोपड़पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लम एरिया, जहाँ पे गटर वटर सब रहता है, स्लम एरिया, जो गंदी बस्ती है, झोपड़पट्टी है, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन देना, वहाँ के बच्चों को हेल्थ प्रोवाइड करना, इन फाउंडेशन ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बेटा ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम लोगों को भी करना चाहिए कि हमारे आस पास में जो स्लम एरियाज हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको एजुकेशन के लिए पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, उनके हेल्थ के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करने चाहिए। इससे हमारा ही फायदा होगा, हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी, हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहेगा, हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारी कंट्री बहुत आगे जाएगी। तब हो सकता है लोग ये ना बोले कि अमेरिका इज डेवलप कंट्री, बल्कि लोग ये बोले इंडिया इज डेवलप कंट्री। तो हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सोशल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और उन बच्चों के पेरेंट्स और जो भी लोग इन वीडियो को, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है कि आप सब लोग जो जो मैंने बातें बताई हैं उसको ध्यान से समझकर अच्छे से उसको अप्लाई करें, तभी हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहेगा। हमारा सोशल हेल्थ अच्छा रहेगा तब हम बहुत आगे जा सकते हैं, और तभी हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं, अपने आप को फिट बोल सकते हैं। वरना हम फिट नहीं है, हम हेल्दी नहीं है, हम सेल्फिश नहीं रहना है, हमको लोगों की भलाई करना और यही नेचर रखना है। देखना दिल से एक अंदर से एक आवाज आएगी और एक अलग सी खुशी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे सारे दोस्तों जिन्होंने ये लेक्चर पूरा देखा, बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।